हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम मई सेकंड वीक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एक साथ कवर करने वाले हैं। जो भी एस्पिरेंट्स हमारे डेली करंट अफेयर्स नहीं देख पाए हैं वो इस वीडियो के माध्यम से अपने सभी करंट अफेयर्स एक साथ कवर कर पाएंगे। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का वरीय मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस वन ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इसमें पढ़ाया है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यू देते हैं उसमें भी यूज़फुल रहेगा। एसएससी, स्टेट पीसीएस, रेलवेज, इन एग्जाम्स में जो इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी आप टैकल कर पाएंगे इस कोर्स को पढ़कर। डेमो वीडियो लेक्चर्स और डेमो पीडीएफ भी अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंड ऐप पर, उन्हें आप देख सकते हैं। आइडिया एक लग जाएगा किस तरह कंटेंट हमने आपको इन कोर्सेज में प्रोवाइड कराया है। दोनों ही सेपरेट कोर्सेज हैं, अलग अलग बाय करने होते हैं, 1 साल की वैलिडिटी है दोनों ही की, और करंट अफेयर्स फंड ऐप पर आपको मिल जाएंगे। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। What is the name of the operation launched by the Indian Armed Forces targeting terrorist infrastructure in Pakistan and Pakistan occupied Jammu Kashmir? पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में आतंकवादी बुनियादी ढांचों को निशाना बनाकर भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, ऑपरेशन सिंदूर। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया है, जिसके जरिए पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जहां से टेररिस्ट अटैक करते हैं, भारत में प्लान करते हैं, उन सभी को नष्ट कर दिया गया है। कुल मिलाकर 9 ऐसी साइट्स थी जिन्हें टारगेट किया गया है। और आप जानते ही हैं कि पहलगाम टेररिस्ट अटैक हुआ 22 अप्रैल 2025 को, जिसमें 25 इंडियंस और एक नेपाली सिटीजन का मर्डर कर दिया गया। तो उसी के बाद ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया भारत के द्वारा। Which of the following countries recently concluded a free trade agreement with India in May 2025? हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने मई 2025 में भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, यूनाइटेड किंगडम। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, साथ ही डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन पैक्ट को भी साइन किया है 6 मई को। और जो 3 साल से निगोशिएशन चलते आ रहे थे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर, वो पूरा हुआ। इस एग्रीमेंट से क्या होगा, जो दोनों ही देशों के बीच बायलैटरल ट्रेड है उसमें 2024 से लगभग 25.5 बिलियन पाउंड का इंक्रीज़ देखने के लिए मिलेगा। अभी दोनों देशों के बीच में 42.6 बिलियन पाउंड का बिजनेस होता है 2024 तक का। अगर हम बात करें, भारत ब्रिटेन का 11th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रहा पिछले साल। एफटीए क्या होता है, जनरली दो या इससे अधिक कंट्रीज़ में जब कोई एफटीए साइन किया जाता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो दोनों ही देश एक दूसरे जो आयात करते हैं सामान का, उस पर जो टैरिफ है वो काफ़ी कम कर देते हैं या फिर शून्य भी कर देते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज दोनों पर होता है ये। अच्छा, जैसे विस्की है, इन टैरिफ से हैं, ये 150% से घटकर 75% हो जाएंगे। और इस ये डील जब 10वें वर्ष में होगी तब 40% हो जाएगी विस्की वगैरह पर। और आप जानते ही हैं भारत वर्ल्ड का लार्जेस्ट विस्की मार्केट है, सबसे ज़्यादा यूनाइटेड किंगडम से ही विस्की आती है, तो वो जो है यहाँ पर काफ़ी सस्ती हो जाएगी। इंडियन प्रोडक्ट जैसे टेक्सटाइल्स, एपरल, फुटवियर, कारपेट, मैरीन गुड्स, क्रेप्स, मैंगोज, इन्हें बेनिफिट मिलेगा यूनाइटेड किंगडम के मार्केट में। डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन भी साइंड हुआ है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। इससे जो इंडियन वर्कर्स हैं, जो उनके एम्प्लॉयर्स हैं, उन्हें कोई भी सोशल सिक्योरिटी फीस देनी नहीं पड़ेगी यूनाइटेड किंगडम में 3 साल तक। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक आउट ऑफ 193 कंट्रीज़ ऑन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? 2025 मानव विकास सूचकांक पर 193 देशों में से भारत का स्थान क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, 130। देखिए, भारत ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बेहतर हुआ है रैंकिंग में। 193 देशों में 130वीं रैंक भारत की है 2025 ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में, जिसका टाइटल रहा अ मैटर ऑफ चॉइस
पीपल एंड पॉसिबिलिटीज़ इन द एज ऑफ एआई, इसको रिलीज़ किया है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने, यूएनडीपी। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है जब भी ये रिलीज़ होती है रिपोर्ट। तो भारत का जो एचटीआई है 2022 में 0.676 से बढ़कर 2023 में 0.685 हो गया और भारत मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में रखा गया है। भारत में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी बढ़ी है, 1990 में 58.6 साल थी और 2023 में 72 साल हो गई है, जो कि हाईएस्ट है जब से इंडेक्स शुरू हुआ है भारत के लिए। अच्छा, जो एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग है ये लगभग अनचेंज रहा है, 12.96 से 12.95 ईयर्स हो गया है। वहीं मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग जो है इसमें इंक्रीज देखने को मिला है, 6.57 से बढ़कर 6.88 ईयर्स हो गया है। इंडिया के जो ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटा है ये भी लगभग 4 गुना बढ़ा है, 2167.22 यूएस डॉलर से बढ़कर 9046.76 यूएस डॉलर हो गया है। अगर हम 1990 और 2023 को कंपेयर करें, 135 मिलियन इंडियंस को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकाला गया है 2015-16 से लेकर 2019-21 के बीच में। जो भारत में इनइक्वालिटी है उसकी वजह से इंडिया का जो एचटीआई है वो 30.7% रिड्यूस होता है। पाकिस्तान की रैंक 168वीं है, नेपाल की 145वीं है, श्रीलंका की 89th है, बांग्लादेश की भी सेम एचटीआई रैंक है जो भारत की है 130। भूटान भारत से ऊपर है 125वें नंबर पर, चाइना भी ऊपर है 78वें नंबर पर, यूएस 17वें नंबर पर। जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स भी इसी के साथ लॉन्च होता है और उसमें भारत की रैंकिंग 102 है। ब्रिक्स मेंबर्स की बात करें तो भारत, ब्राज़ील, रशिया, चाइना और साउथ अफ्रीका इन सभी से पीछे है। टॉप 10 कंट्रीज़ की बात करें एचटीआई इंडेक्स में तो पहले नंबर पर आइसलैंड आ चुका है, फिर नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, जर्मनी, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, नीदरलैंड्स एंड बेल्जियम। लास्ट नंबर पर 193 पर साउथ सूडान है। हु इनॉग्रेटेड भारत टेलीकॉम 2025 इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में भारत टेलीकॉम 2025 का उद्घाटन किसने किया? राइट आंसर ऑप्शन सी है, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, इन्होंने भारत टेलीकॉम 2025 को इनॉग्रेट किया है न्यू दिल्ली में। इस समिट को ऑर्गेनाइज किया गया टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के साथ मिलकर। मूडीज रेटिंग्स हैज़ प्रोजेक्टेड इंडियाज जीडीपी ग्रोथ फॉर 2025 एट व्हाट परसेंटेज? मूडीज रेटिंग ने 2025 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितने प्रतिशत लगाया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, 6.3%। मूडीज रेटिंग्स ने ग्लोबल मैक्रो आउटलुक 2025-26 में इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन है 2025 के लिए वो 6.5% से घटाकर 6.3% कर दी है। हालांकि 2026 के लिए 6.5% ही रखी है। आईएमएफ ने भी, आप जानते हैं, भारत की जो जीडीपी प्रोजेक्शन है 2025-26 के लिए वो 6.2% कर दी थी, 6.5% से घटाकर। आरबीआई ने भी जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट है वो 6.5% की है, 6.7% से घटाकर। मूडीज रेटिंग्स आप सभी जानते हैं कि टॉप 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज में से एक आता है, इनमें से इसके अलावा फिर स्टैंडर्ड एंड पुअर्स और फिच ग्रुप है, 3 बिग 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं। द यूनाइटेड नेशंस वेसाक डे 2025 सेलिब्रेशंस वर हेल्ड इन विच कंट्री? संयुक्त राष्ट्र वेसाक दिवस 2025 समारोह किस देश में आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन ए है, वियतनाम। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड माइनॉरिटी अफेयर्स किरण रिजिजू, इन्होंने यूनाइटेड नेशंस वेसाक डे 2025 सेलिब्रेशंस को संबोधित किया है, जो कि वियतनाम बुद्धिस्ट एकेडमी हो ची मिन सिटी में हुआ। 2025 में वेसाक डे सेलिब्रेशन का थीम रहा सोलिडेरिटी एंड टॉलरेंस फॉर ह्यूमन डिग्निटी, बुद्धिस्ट विजडम फॉर वर्ल्ड पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वेसाक जिसे बुद्ध जयंती भी कहते हैं, बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं, इस दिन हम बुद्धा की जो बर्थ एनलाइटमेंट है, निर्वाणा जिसे बोलते हैं, और जो डेथ है परिनिर्वाणा, ठीक है, इसको कमेमोरेट करते हैं। Which authority signed an MOU with Renus Logistics India to operate barge services? किस प्राधिकरण ने बार्ज सेवाएं संचालित करने के लिए रेनस लॉजिस्टिक्स इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के तहत आता है, इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है रेनस लॉजिस्टिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ, ठीक है, जो नेशनल वाटरवेज है वहाँ पर अपनी बार्ज सर्विसेज ऑपरेट कर सकते हैं। रेनस लॉजिस्टिक्स जर्मन बेस्ड इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइडर है और इस एमओयू के तहत ये लगभग 100 कार्गो वेसल्स को नेशनल वाटरवे 1, 2, 16 पे ऑपरेट करेगा। हु हैज़ रिसेंटली एज्यूम्ड चार्ज एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NFDC? हाल ही में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में
किसने पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, प्रकाश मखदूम। प्रकाश मखदूम, इन्होंने मैनेजिंग डायरेक्टर का पद एज्यूम किया है नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में, जो कि मुंबई बेस्ड एक सेंट्रल एजेंसी है। इस्टेब्लिशमेंट इसकी 1975 की है और हाई क्वालिटी इंडियन सिनेमा को इनक्रेज करती है। इसका जो फंक्शन है वो फिल्म फाइनेंसिंग, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन के तहत आता है और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के तहत है ये। वर्ल्ड एस्थमा डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन, विश्व अस्थमा दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मे। इंग्लिश में इसको एस्थमा बोलते हैं और हिंदी में अस्थमा। तो जो अस्थमा दिवस है वो मई के फर्स्ट ट्यूसडे को सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार 6 मई को मनाया गया है। अस्थमा आप सभी जानते हैं कि लंग्स को अफेक्ट करता है। इस साल वर्ल्ड एस्थमा डे का थीम रहेगा मेक इनहेल्ड ट्रीटमेंट्स एक्सेसिबल फॉर ऑल। India's total exports touched an all-time high of how much in the financial year 2024-25? वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का कुल निर्यात कितने प्रतिशत तक पहुंच गया? राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, 824.9 बिलियन $। इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट है वो ऑल टाइम हाई पहुंच गया है, अब तक का सबसे सर्वोच्च स्तर पहुंच गया है 824.9 बिलियन $। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में, ऐसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो डेटा है सर्विसेज ट्रेड को लेकर मार्च 2025 में जारी किया गया, उसमें बताया गया। तो 6.01% की ग्रोथ देखने को मिली। यदि हम प्रीवियस ईयर के एक्सपोर्ट फिगर से बात करें जब ये 778.1 बिलियन $। था। सर्विसेज कंटिन्यू बढ़ती जा रही है, सर्विसेज एक्सपोर्ट, और 387.5 बिलियन $। 2024-25 में 13.6% अप देखने को मिला है प्रीवियस ईयर से, जब 341.1 बिलियन $। की सर्विसेज हमने एक्सपोर्ट की। मार्च 2025 में सर्विस एक्सपोर्ट 35.6 बिलियन $। की रही है। मार्च 2024 में 30.0 बिलियन $। की रही थी, यानी कि 18.6% का इंक्रीज देखने को मिला 2025 में। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स की बात करें, अगर हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हटा दें तो ये भी 374.1 बिलियन $। पहुंच चुका है। 6% का बढ़ोतरी देखने के लिए मिली है। Who has been temporarily entrusted with the responsibility of India's nominee director on the board of IMF, International Monetary Fund? IMF के बोर्ड में भारत के नामित निदेशक की जिम्मेदारी अस्थायी रूप से किसे सौंपी गई है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, परमेश्वरम अय्यर। परमेश्वरम अय्यर जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वर्ल्ड बैंक में, इन्हें इंडिया का नॉमिनी डायरेक्टर टेम्परेरी नियुक्त किया गया है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो बोर्ड होता है, डायरेक्टर ऑफ बोर्ड, उसमें। और इनको क्यों नॉमिनेट किया गया है? क्योंकि जो अब तक भारत के थे के.वी. सुब्रमण्यम, उन्हें टर्मिनेट कर दिया है भारत सरकार ने 6 महीने पहले ही। 3 साल का टेन्योर उनका पूरा होने वाला था। IMF में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे वो भारत के। जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है IMF का, इसमें 25 डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। और भारत 4 कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, यानी कि बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान को, सबको भारत ही रिप्रेजेंट करता है। Who became the first batter in IPL history to smash 6 consecutive sixes? IPL इतिहास में लगातार 6 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने? राइट आंसर ऑप्शन सी है, रियान पराग। राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन रियान पराग फर्स्ट बैटर बन गए हैं IPL की हिस्ट्री में जिन्होंने 6 कॉन्सिक्यूटिव सिक्सेस लगाए हैं, ठीक है, लगातार 6 छक्के लगाए। तो कोलकाता नाइट राइडर्स के अगेंस्ट खेलते हुए पहले इन्होंने 5 बॉलों पर मोइन अली को लगाए, फिर जो नेक्स्ट इनके पास आया वरुण चक्रवर्ती का, उन पर लगाया। तो मतलब एक ही ओवर में लगाए, 2 बॉलर को लगाए, लेकिन लगातार लगाए जो इन्होंने बॉल्स खेली। 5 कॉन्सिक्यूटिव सिक्सेस लगाए इन्होंने, ठीक है, वैसे अगर देखें एक ओवर में, लेकिन ओवरऑल 6 लगाए इन्होंने लगातार। 5 कॉन्सिक्यूटिव सिक्सेस IPL में क्रिस गेल, राहुल तेवतिया, रविंद्र जडेजा, रिंकू सिंह, ये सब लगा चुके हैं। हु वोन द CCI बिलियर्ड्स क्लासिक टाइटल इन मुंबई? मुंबई में CCI बिलियर्ड्स क्लासिक का खिताब किसने जीता? राइट आंसर ऑप्शन ए है, माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन सी है, पंकज आडवाणी। ऑप्शन सी, पंकज आडवाणी ने अपना तीसरा CCI बिलियर्ड्स क्लासिक टाइटल जीत लिया है। ध्रुव सितवाला को 5-2 से हराया है मुंबई में खेले गए फाइनल में। इससे पहले 2023 और 24 में भी जीत चुके हैं। प्राइज मनी इनको मिली है 2.5 लाख रुपए, वहीं सितवाला को मिली है 1.5 लाख रुपए। राजस्थान इज सेट टू जॉइन इंडियाज फर्स्ट चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट विच इज करंटली ऑपरेशनेबल इन विच स्टेट? राजस्थान भारत की पहली चीता पुनरुत्पादन परियोजना में शामिल होगा, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य में चालू है। देखिए, राजस्थान इंडिया की जो फर्स्ट चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट है, जो मध्य प्रदेश में ऑपरेशनल है, इसका हिस्सा बनेगा।
एक वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर जो कि 17,000 स्क्वायर किलोमीटर का है बनाया जा रहा है दोनों ही राज्यों में, और जहाँ पर जो चीता है, ठीक है, वो दोनों ही राज्यों का जो कॉमन एरिया है उसमें घूम सकते हैं आराम से। तो पलपुर कूनो नेशनल पार्क और गांधी सागर सेंचुरी मध्य प्रदेश, ये लिंक किया जाएगा मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राजस्थान के साथ। तो राजस्थान के जो 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, कोटा, बूंदी, बारन, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली, चित्तौड़गढ़, ये सब इस प्रोजेक्ट में शामिल होंगे। ZACPay, which received RBI's authorization to function as an online payment aggregator, is a subsidiary of which Indian company? ZACPay, जिसे ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में कार्य करने के लिए RBI का प्राधिकरण प्राप्त हुआ है, किस भारतीय कंपनी की सहायक कंपनी है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, वन मोबीक्विक सिस्टम्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन ग्रांट किया है ZAC ई पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड यानी कि ZACPay को, जो कि सब्सिडरी है वन मोबीक्विक सिस्टम की, कि ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पर कार्य कर सकता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो ये ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर का ऑथराइजेशन प्राप्त देता है कंपनीज को, वो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 के तहत देता है। विच हैदराबाद बेस्ड कंपनी अनवील्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट AI पावर्ड गोल्ड मेल्टिंग ATM? हैदराबाद स्थित किस कंपनी ने दुनिया के पहले AI संचालित गोल्ड मेल्टिंग ATM का अनावरण किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, गोल्ड सिक्का। हैदराबाद बेस्ड गोल्ड सिक्का, इसने वर्ल्ड की फर्स्ट AI पावर्ड गोल्ड मेल्टिंग ATM मशीन जो है लॉन्च की है, जहाँ पर आप बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, लीज कर सकते हैं, डिजिटाइज कर सकते हैं, मोनेटाइज कर सकते हैं गोल्ड या गोल्ड की ज्वेलरी। और 2022 में इंडिया का फर्स्ट रियल टाइम गोल्ड ATM भी लॉन्च किया था, और अब इसको AI के साथ इंटीग्रेट करके लॉन्च किया है। तो इस ATM के जरिए कोई भी व्यक्ति गोल्ड बाय कर सकता है, सेल भी कर सकता है। अगर सेल करना चाहता है तो कस्टमर पहले गोल्ड डालेगा मशीन में, मशीन उसको मेल्ट करेगी, उसकी प्योरिटी चेक करेगी, ठीक है, उसकी कितनी वैल्यू है गोल्ड की वो देखेगी, फिर डिस्प्ले पर बताएगी कितनी वैल्यू इसकी बनती है, 1 लाख 2 लाख जितनी भी। अगर कस्टमर को वैल्यू पसंद आई, मतलब सेटिस्फाई हुआ, ठीक है, तो वो यस कर सकता है और अमाउंट जो है उसके बैंक अकाउंट में चली जाएगी। Which country hosted the 12th edition of the Global Space Exploration Conference? किस देश ने वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन के 12वें संस्करण की मेजबानी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है, इंडिया। इंडिया ने नई दिल्ली में ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस के 12th एडिशन को होस्ट किया है, और इस ग्लेक्स 2025 कॉन्फ्रेंस का थीम रहा रीचिंग न्यू वर्ल्ड्स स्पेस एक्सप्लोरेशन रिनाइसेंस। ये जो ग्लेक्स 2025 है, इसको ऑर्गेनाइज किया गया इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन के द्वारा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के द्वारा जो कि प्राइमरी होस्ट रहा, एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया जो कि को होस्ट रहा, इन तीनों के द्वारा होस्ट किया गया। विच इंडियन नेवल शिप अराइव्ड इन सिंगापुर टू पार्टिसिपेट इन IMDEX एशिया 2025? कौन सा भारतीय नौसेना जहाज IMDEX एशिया 2025 में भाग लेने के लिए सिंगापुर पहुंचा? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए है, INS किल्टन। इंडियन नेवल शिप INS किल्टन सिंगापुर पहुंच चुका है, और यहाँ पर IMDEX एशिया 2025 में पार्टिसिपेट कर रहा है चंगी एग्जीबिशन सेंटर में। और अपने स्टे के दौरान ये जो इस शिप का जो क्रू है वो कई तरह के बायलैटरल मल्टीलैटरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेगा, अलग अलग देशों के नेवीज़ के साथ, सिंगापुर नेवी के साथ, खास करके प्रोफेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम जो होते हैं उसमें। विच इंडिया नेवल शिप अराइव्ड एट माफिलाफूसी एटॉल मालदीव्स फॉर अ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज? मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास के लिए कौन सा भारतीय नौसेना जहाज मालदीव के माफिलाफूसी अटॉल पहुंचा? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है, INS शारदा। देखिए, INS शारदा माफिलाफूसी अटॉल मालदीव्स पहुंचा है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज के लिए। आप जानते हैं भारत का महासागर इनिशिएटिव यानी कि म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन, तो इसी के विज़न के चलते INS शारदा मालदीव्स पहुंचा है। इंडियन ओशन रीजन में पीस, स्टेबिलिटी और प्रोस्पेरिटी बनी रहे, इसके जरिए एक्सरसाइज की जा रही है। दिस HADR एक्सरसाइज विल फोकस ऑन एक्शंस लाइक डिजास्टर रिस्पॉन्स, कोऑर्डिनेशंस, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस, मेडिकल असिस्टेंस, लॉजिस्टिकल सपोर्ट, जॉइंट ड्रिल्स, ट्रेनिंग सेशंस, कम्युनिटी इंगेजमेंट।
यूनेस्को अवॉर्डेड द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज टू विच निकारागुअन न्यूज़पेपर। यूनेस्को ने निकारागुआ के किस अखबार को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, ला प्रेंसा। ऑड्रे अजुले जो कि डायरेक्टर जनरल हैं यूनेस्को के, इन्हें एक लेटर मिला है गवर्नमेंट ऑफ निकारागुआ से, जिसमें निकारागुआ की सरकार ने कहा है कि हम यूनेस्को से एग्जिट कर रहे हैं, हम अपने आप को विड्रॉल कर रहे हैं इस ऑर्गेनाइजेशन से। इसके पीछे का कारण ये है कि जो यूनेस्को गुलिल्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़ है, ये निकारागुआ का एक न्यूज़पेपर है ला प्रेंसा, इसे दिया गया है। अब ये जो न्यूज़पेपर है ये यहाँ की सरकार ने बैन किया हुआ है, तो उसी से नाराज़ होकर निकारागुआ की सरकार ने कहा है कि हम यूनेस्को से एग्ज़िट कर रहे हैं, और इनका जो एग्ज़िट है ये 31 दिसंबर 2026 से इफ़ेक्टिव होगा। यूनेस्को ने 1997 में इस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़ की स्थापना की थी। जो भी पर्सन है, ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, उनको सम्मानित किया जाता है। एक प्रोफेशनल जूरी होती है, वो रिकमेंड करती है नाम, और इस बार ये निकारागुआ को जो ये ला प्रेंसा है यानी कि न्यूज़पेपर ऑफ द निकारागुअन्स, जिसकी स्थापना 1926 में हुई थी, इसे दिया गया। यूनेस्को की थोड़ी बात कर लेते हैं। 194 मेंबर स्टेट्स हैं। हेडक्वार्टर्स पेरिस फ्रांस में है। इसके ऑफिसेज हैं 44 कंट्रीज़ में। इंडिया फर्स्ट AI बेस्ड डेटा सेंटर पार्क इज कमिंग अप इन विच स्टेट। भारत का पहला AI आधारित डेटा सेंटर पार्क किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर विष्णुदेव साय, इन्होंने इंडिया के फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डेटा सेंटर पार्क की आधारशिला रखी है सेक्टर 22 नवा रायपुर में, और इसको ऑपरेट किया जा रहा है रैक बैंक डेटा सेंटर्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। 2.7 हेक्टेयर एरिया में है ये, और इसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन की तरह डेवलप किया जा रहा है। इसमें फुली डेडिकेटेड AI बेस्ड सर्विसेज होंगी। इसके अलावा मतलब डेटा स्टोरेज प्रोसेसिंग के अलावा इसमें एडवांस सर्विसेज जैसे AI, हेल्थ टेक, डिफेंस, फिनटेक, डेटा एनालिटिक्स, ये सब शामिल रहेंगी। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट सिटी बीइंग डेवलप्ड इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में विकसित किए जा रहे भारत के पहले ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट सिटी का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, क्रिएटर लैंड। गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है क्रिएटिव लैंड एशिया के साथ, जिसके जरिए इंडिया का फर्स्ट ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट सिटी जिसका नाम क्रिएटर लैंड होगा, उसको ऑपरेशनलाइज किया जाएगा आंध्र प्रदेश में। तो इसमें थीम पार्क्स होंगे, गेमिंग जोन्स, ग्लोबल सिनेमा को प्रोडक्शन जोन्स, ये सभी होंगे, जिससे जॉब क्रिएशन होगी, स्किल डेवलपमेंट, टूरिज्म, डिजिटल इनोवेशन, ये सब राज्य में बढ़ेगा। Which company topped the list of corporate social responsibility projects spenders in India during financial year 2023-24? वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व परियोजनाओं पर खर्च करने वाली कंपनियों की सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष पर है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, HDFC बैंक। टॉप 10 देख सकते हैं जिन्होंने CSR प्रोजेक्ट के जरिए सबसे ज़्यादा स्पेंड किए हैं। HDFC पहले नंबर पर है, फिर रिलायंस है, तीसरे नंबर पर TCS, चौथे पर ONGC, पाँचवें पर टाटा स्टील। देखिए, प्रॉफिट अधिक होने के कारण जो कंपनीज़ का CSR स्पेंडिंग है वो भी बढ़ता है। CSR मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम कम्युलेटिव बात करें तो 16% राइज हुआ है, और ये कितना पहुंच गया? 17,967 करोड़ रुपए मार्च 2024 एंड तक, जबकि मार्च 2023 तक ये 15,524 करोड़ था। HDFC बैंक ने टॉप किया है CSR स्पेंडिंग में, 945 करोड़ रुपए इन्होंने स्पेंड किए हैं। उसके बाद फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ आता है, फिर TCS आता है, फिर ONGC आता है। अब ये CSR लो क्या है, ये इफेक्ट हुआ था अप्रैल 2014 में अस्तित्व में आए। इसमें कहा जाता है कि जो भी कंपनीज़ हैं, ठीक है, उन्हें 2% उनका जो उनका नेट प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, उसका 2% उन्हें CSR प्रोजेक्ट्स में लगाना होगा। यानी कुछ भी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट हो सकते हैं, जैसे कई बार आपने जो है स्कूल में लगा दिया, या फिर कई बार आपने नल लगवा दिए, ठीक है, स्कूल में या फिर किसी शहर में। इस तरह से जो मतलब मानव की भलाई के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो इसी कंडीशन है कौन कौन कंपनीज कर सकती है। देखिए, कंपनीज जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ऊपर का हो, रेवेन्यू 1000 करोड़ या उससे ऊपर का हो, या फिर उनका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ऊपर का हो, तो उनका जो नेट प्रॉफिट है पिछले 3 साल में, उसका 2% उन्हें स्पेंड करना होता है इस तरह के प्रोजेक्ट्स में। मतलब जो समाज के उत्थान के प्रोजेक्ट होते हैं ना, उनके में।
हाउ मैनी नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग विल बी सेटअप एज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। केंद्र प्रायोजित योजना के तहत कौशल विकास के लिए कितने राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे? राइट आंसर ऑप्शन बी है 5। यूनियन कैबिनेट ने नेशनल स्कीम फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अपग्रेडेशन और 5 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग को सेटअप करने को मंजूरी दे दी है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम रहेगी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की फंडिंग रहेगी। टोटल बजट है इसका 60,000 करोड़ रुपये। तो इसमें सेंट्रल शेयर रहेगा 30,000 करोड़, स्टेट शेयर रहेगा 20,000 करोड़, इंडस्ट्री शेयर रहेगा 10,000 करोड़। जो सेंट्रल शेयर है उसमें 50% एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक द्वारा दिए जाएंगे। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर, लुधियाना, ठीक है, इनको जो है सेटअप किया जाएगा, यहाँ पर अपग्रेड किया जाएगा। Which 2 organizations recently signed a pact to advance capacity building in the financial sector? हाल ही में किन 2 संगठनों ने वित्तीय क्षेत्र में क्षमता निर्माण को आगे बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन बी है IFSCA एंड NISM। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट्स, इन्होंने एक पैक्ट साइन किया है फाइनेंशियल सेक्टर में कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम को एडवांस बनाने के लिए। NISM विल एक्ट एज अ ट्रेनिंग पार्टनर फॉर IFSCA एंड द वेरियस इंटरमीडिएट रजिस्टर विद IFSCA। NISM जो कि एक पब्लिक ट्रस्ट है, CB द्वारा स्टेब्लिश किया गया, ये रिलेवेंट सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन, जिनमें सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन मेंटेन अंडर IFSCA रेगुलेशंस, इन सभी को कंडक्ट करेगा। Which two organization recently signed an MOU to establish a collaborative framework for joint research and innovation? हाल ही में किन 2 संगठनों ने संयुक्त अनुसंधान और नवाचार के लिए एक सहयोगी ढांचा स्थापित करने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा CDOT एंड CSIR NPL। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स एंड CSIR नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसके तहत ये एक जॉइंट रिसर्च एंड इनोवेशन जो है को आगे बढ़ाएंगे। एक इस तरह का फ्रेमवर्क सेटअप करेंगे, इस्टेब्लिश करेंगे, लॉन्ग टर्म कोलैबोरेटिव फ्रेमवर्क सेटअप करेंगे ताकि रिसर्च डेवलपमेंट स्टैंडर्डाइजेशन को आगे बढ़ाया जा सके। व्हाट डज शक्ति स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियाज कोल एलोकेशन पॉलिसी? भारतीय कोयला आवंटन नीति के संदर्भ में शक्ति का क्या अर्थ है? राइट आंसर ऑप्शन सी है स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, इन्होंने रिवाइज्ड शक्ति पॉलिसी को अप्रूव कर दिया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कोल अवेलेबल हो थर्मल प्लांट्स में, जो कि सेंट्रल सेक्टर, स्टेट सेक्टर और इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर को बिलोंग करता है। कोल इंडिया लिमिटेड और सिंगरेनी कोलरीज कंपनी लिमिटेड, इन दोनों को ही डायरेक्ट किया गया है, कहा गया है कि आप ये रिवाइज्ड शक्ति पॉलिसी के प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट कीजिए। शक्ति यानी कि स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया, ये सबसे पहले 2017 में अनाउंस हुई थी ये पॉलिसी, उसके बाद फिर 2019-2023 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया। तो इस बार जो रिवाइज शक्ति पॉलिसी है इसमें 2 विंडो हैं। विंडो फर्स्ट, कोल लिंकेज टू सेंट्रल जेनकोस स्टेट्स एट नोटिफाइड प्राइस। विंडो 2 है कोल लिंकेजेस टू ऑल जेनकोस एट अ प्रीमियम अबव नोटिफाइड प्राइस। द इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क इनिशिएटिव विल हेल्प क्वाड पार्टनर्स रेस्पॉन्ड टू व्हाट काइंड ऑफ इवेंट्स? इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क पहल क्वाड पार्टनर्स को किस प्रकार की घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने में मदद करेगी? राइट आंसर ऑप्शन सी है नेचुरल डिजास्टर्स। देखिए, क्वाड पार्टनर्स ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स, इन्होंने होनोलुलु हवाई में एक एशिया पैसिफिक सेंटर फॉर सिक्योरिटी स्टडीज़ को आयोजित किया, ठीक है, और यहाँ पर क्वाड इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क्स IPLN को लॉन्च किया है। तो IPLN एक इनिशिएटिव है जिसके जरिए क्वाड पार्टनर्स जो है लॉजिस्टिक कैपेबिलिटीज़ को शेयर करेंगे आपस में, और इंडो पैसिफिक में कोई नेचुरल डिजास्टर आती है तो उसमें तुरंत कार्रवाई कर सकते हैं। इंडिया रैंक्स एट व्हाट पोजीशन ग्लोबली इन आयरन और प्रोडक्शन? लो अयस्क उत्पादन में भारत विश्व स्तर पर किस स्थान पर है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी है 4th। देखिए, जो कुछ खास मिनरल्स हैं हमारे देश में, उनका जो प्रोडक्शन है वो फाइनेंशियल 2024-25 में बढ़ा है। आयरन और जो कि टोटल मिनरल प्रोडक्शन का 70% है, ठीक है, इसके प्रोडक्शन में भी बढ़ोतरी हुई है। प्रोडक्शन ऑफ आयरन और एट 289 मिलियन मेट्रिक टन्स इन फाइनेंशियल 2024-25 हैज़ ब्रोकन द प्रोडक्शन रिकॉर्ड ऑफ 277 MMT अचीव्ड इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24। तो 2023-24 में 277 MMT हमने जो है प्रोडक्ट किया था, मतलब प्रोड्यूस किया था, और 2024-25 हमने 289 मिलियन मेट्रिक टन आयरन और प्रोड्यूस किया है।
मैंगनीज़ की प्रोडक्शन की बात करते हैं तो 2024-25 में 3.8 MMT यानी कि मिलियन मैट्रिक टन। बॉक्साइट की बात करते हैं तो 2024-25 में 24.7 MMT। लेड की बात करते हैं 393 THT। और प्राइमरी एल्यूमिनियम प्रोडक्शन की बात करें तो ये 42 LT। और रिफाइंड कॉपर प्रोडक्शन की बात करें तो 5.73 LT लाख टन। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर है, यह याद रखिएगा, और फोर्थ लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में। अगर मैं पूरे आपको इस आर्टिकल में कहूँ सबसे महत्वपूर्ण क्या है तो यही है जो लास्ट वाली लाइनें हैं दो। विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन चूजन टू अंडरटेक द सबमरीन केबल इनिशिएटिव इन इंडियन ओशन। हिंद महासागर में पनडुब्बी केबल पहल शुरू करने के लिए किस भारतीय संगठन को चुना गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है इनकोइस, यानी कि इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज को इंटरनेशनल साइंटिफिक कम्युनिटी द्वारा चुना गया है कि यह सबमरीन केबल इनिशिएटिव को लीड करेगा इंडियन ओशन में। तो सबमरीन केबल मल्टी पैरामीटर ऑब्जर्वेटरी जिसकी 150 किलोमीटर की लेंथ होगी, ठीक है, ये सिचुएटेड होगी वंदूर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। और 10 में से 3 प्रोजेक्ट्स के लिए इनको इसको ही चुना गया है। इंटरकॉन्टिनेंटल ओशनोग्राफी कमीशन जो यूनेस्को की कमीशन है, इसका हेडक्वार्टर फ्रांस में है, इसके द्वारा। इनको इसकी बात करें, एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के तहत आती है, हैदराबाद में लोकेट है, 1998 में स्थापना हुई थी। विच टेक कंपनी हैज पार्टनर विद द इंडिया AI मिशन टू लॉन्च एन इनिशिएटिव फोकस्ड ऑन AI स्किल डेवलपमेंट। किस टेक कंपनी ने AI कौशल विकास पर केंद्रित पहल शुरू करने के लिए इंडिया AI मिशन के साथ सहायता की है? राइट आंसर ऑप्शन ए है इंटेल इंडिया। तो इंटेल इंडिया और गवर्नमेंट का जो इंडिया AI मिशन है, इन्होंने MOU साइन किया है जिसके जरिए AI कैपेबिलिटीज़ और स्किल्स को नेशन वाइड बढ़ाया जाएगा। इट एम्स टू एम्पावर यंग इंडिविजुअल्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स एंड पब्लिक सेक्टर लीडर्स, ठीक है, AI उनकी जो AI क्षमता है वो बढ़ सके, गवर्नेंस इफेक्टिव हो सके। 4 की प्रोग्राम्स में कोलैबोरेशन रहेगा UII, स्टार्टअप AI, इंडिया AI डायलॉग्स एंड इनेबलिंग भासिनी फॉर स्केलिंग टू रिमोट रीजन्स। रोहित शर्मा मेड हिज टेस्ट डेब्यू अगेंस्ट विच टीम इन 2013। रोहित शर्मा ने 2013 में किस टीम के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था? राइट आंसर ऑप्शन सी है वेस्ट इंडीज। इंडियन स्कीपर रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट ले लिया है टेस्ट क्रिकेट से, और इन्हें टेस्ट क्रिकेट का कैप्टन 2022 में अपॉइंट किया गया था। और 2023 की जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेला हमने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, उसमें भी भारत के कैप्टन थे ये। 2013 में इन्होंने डेब्यू किया था वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट टेस्ट क्रिकेट में। 67 टेस्ट खेले हैं, 4301 रन हैं इनके, और 12 सेंचुरीज़ हैं, 18 हाफ सेंचुरीज़ हैं। इससे पहले T20 कैरियर भी इनका एंड हो चुका है वर्ल्ड कप जीतने के बाद। द टेन्योर ऑफ विच इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज डायरेक्टर प्रवीण सूद हैज़ बीन एक्सटेंडेड बाय द सेंटर। किस जांच एजेंसी के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल केंद्र ने बढ़ा दिया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी है CBI। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI के डायरेक्टर हैं प्रवीण सूद, इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। और आपको बता दें सबसे पहले इन्हें 25 मई 2023 को अपॉइंट किया गया था CBI डायरेक्टर 2 साल के लिए। और ये जो डिसीजन लिया गया है इनका टेन्योर एक्सटेंड करने का, ये एक मीटिंग में लिया गया है सिलेक्शन कमेटी में, जिसकी अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने की। और इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना भी रहे, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा राहुल गांधी भी रहे हैं। लियो 14 इज द फर्स्ट पॉप फ्रॉम विच कंट्री। लियो 14 किस देश से प्रथम पॉप है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है यूनाइटेड स्टेट्स। कार्डिनल रॉबर्ट प्रीवोस्ट ये नए लीडर चुने गए हैं कैथोलिक चर्च के, और इस तरह से ये यूनाइटेड स्टेट्स से पहले पॉप हैं जो बने हैं, और इनका नाम रहेगा लियो 14th पॉप हैं ये। आपको बता दें जो मिस्टर प्रीवोस्ट हैं ये शिकागो यूनाइटेड स्टेट्स से आते हैं, और 267th कैथोलिक पोप होंगे ये। फ्रेंच जो पोप फ्रेंच से उनकी डेथ के बाद, जो कि फर्स्ट थे, पहले पोप थे लैटिन अमेरिका से जिन्होंने 12 साल तक रूल किया। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेज ईच ईयर। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी है सेकेंड सैटरडे इन मई एंड अक्टूबर। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे ये मई के और अक्टूबर के
सेकंड सैटरडे को सेलिब्रेट किया जाता है। 2025 में 10 मई को और 11 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस साल थीम रहेगा शेयर्ड स्पेसेस क्रिएटिंग बर्ड फ्रेंडली सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। अच्छा, इंटरनेशनल डे ऑफ अर्गेनिया, ये 10 मई को मनाया जाता है। अर्गेनिया एक ट्री है और जो सब सहारन रीजन है मोरक्को के, वहाँ पर पाया जाता है। वर्ल्ड थैलेसीमिया डे इज प्राइमरली फोकस्ड ऑन रेजिंग अवेयरनेस अबाउट विच टाइप ऑफ डिसऑर्डर। विश्व थैलेसीमिया दिवस मुख्य रूप से किस प्रकार के विकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर केंद्रित है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, ब्लड डिसऑर्डर। तो वर्ल्ड थैलेसीमिया डे ये हर साल 8 मई को मनाया जाता है। 2025 में वर्ल्ड थैलेसीमिया डे का थीम रहा टुगेदर फॉर थैलेसीमिया यूनाइटिंग कम्युनिटीज प्रायोरिटाइजिंग पेशेंट्स। थैलेसीमिया क्या है? एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है, यानी कि जेनेटिक है, जनरेशन टू जनरेशन चलता है। यहाँ पर जो हमारी बॉडी है वो बहुत कम हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस करती है, मतलब नॉर्मल से कम प्रोड्यूस करती है, जिससे एनीमिया हो जाता है। तो हीमोग्लोबिन आप सभी जानते हैं, रेड ब्लड सेल्स में एक प्रोटीन होता है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है। और थैलेसीमिया किसके कारण होता है? जेनेटिक म्यूटेशन के कारण, यानी कि ये जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन होती रहती है। अब जो म्यूटेशन है ये जीन्स जो हमारे अल्फा और बीटा ग्लोबल चेन्स को प्रोड्यूस करता है उनको अफेक्ट करता है, जिससे कारण जो हमारे हीमोग्लोबिन है उसका प्रोडक्शन कम होता है। व्हाट इज़ द थीम फॉर वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट डे इन 2025? 2025 में विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे एंड रेड क्रिसेंट डे ये हर साल मनाया जाता है और इंटरनेशनल रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट मूवमेंट के जो प्रिंसिपल हैं उनको सेलिब्रेट करता है। इसे रेड क्रिसेंट डे के नाम से भी जाना जाता है। 8 मई को हर साल मनाया जाता है। तो 8 मई क्यों? क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है हेनरी डुनांत की, जिनका जन्म 8 मई 1828 को हुआ था। जेनेवा स्विट्जरलैंड में ये फाउंडर रहे हैं इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस के, और पहला नोबेल पीस प्राइज़ भी नहीं मिला था 1901 में। तो वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट डे 2025 का थीम है कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव। देखिए, जो इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस है एक ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। 3 बार नोबेल पीस प्राइज़ मिल चुका है, 1917 में, 1944 में, 1963 में। विच क्रिप्टो करेंसी होल्ड्स द टॉप पोजीशन इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन? बाजार पूंजीकरण के मामले में कौन सी क्रिप्टो करेंसी शीर्ष स्थान पर है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, बिटकॉइन। तो क्रिप्टो करेंसी मार्केट की जो आज वैल्यू है फोर्ब्स के अनुसार वो 3.09 ट्रिलियन यूएस डॉलर की है, और बिटकॉइन इसमें टॉप पर है 1.92 ट्रिलियन यूएस डॉलर मार्केट कैप के साथ। मोस्ट वैल्यूएबल और मोस्ट पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी है। जो ग्लोबल मार्केट है क्रिप्टो करेंसी का उसे डोमिनेट करता है बिटकॉइन, और उसके बाद फिर इथेरियम और टीथर आते हैं। Which UK-based university signed an MOU with Maharashtra government to open a campus in Education City नवी मुंबई? किस यूके स्थित विश्वविद्यालय ने एजुकेशन सिटी नवी मुंबई में एक परिसर खोलने के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? राइट आंसर ऑप्शन ए है, यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग साइन किए हैं 2 ग्लोबली रिनोन्ड इंस्टीट्यूशंस के साथ। एक तो है यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क इन द यूनाइटेड किंगडम, दूसरा है यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। इसके तहत जो राज्य में एजुकेशन सिटी बनाई जा रही है नवी मुंबई में, वहाँ पर ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ अपने कैंपसेस इस्टेब्लिश करेंगे। तो ये अनाउंसमेंट चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने की है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट, वेव समिट, जो कि मुंबई में हो रही है, उसके दौरान। तो भारत की पहली इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिटी बन रही है नवी मुंबई में, ये भी याद रखिएगा। विच इंडियन कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद हेवन ड्रोन्स इजराइल टू मैन्युफैक्चर हाइड्रोजन पावर ड्रोन्स? किस भारतीय कंपनी ने हाइड्रोजन संचालित ड्रोन बनाने के लिए हेवन ड्रोन्स इजराइल के साथ साझेदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड और इजराइल बेस्ड हेवन ड्रोन्स इजराइल, इन्होंने एक जॉइंट वेंचर अनाउंस किया है। भारत में एक कंपनी बनाएंगे जॉइंट वेंचर, जिसके तहत एडवांस्ड हाइड्रोजन पावर ड्रोन सिस्टम मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। The partnership aims to combine Paras defense engineering capabilities with Heaven Drone's hydrogen power drone technology to create solutions for logistics, surveillance, and defense application. Which bank has partnered with Sadhan to support small and micro enterprises? किस बैंक ने लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को समर्थन करने के लिए साधन के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, बैंक ऑफ इंडिया।
तो साधन ये एक आरबीआई अपॉइंटेड सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है माइक्रो फाइनेंस एंड इम्पैक्ट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के लिए भारत में। इसने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है बैंक ऑफ इंडिया के साथ ताकि फाइनेंशियल एक्सेस प्रोवाइड की जा सके स्मॉल माइक्रो एंड जो महिलाओं के नेतृत्व वाले एंटरप्राइजेस हैं उन सभी को। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स भी ये कंडक्ट करेंगे वित्त सखीज के लिए, एसएचजी मेंबर यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए, रूरल एंटरप्रेन्योर्स के लिए। द इंडियन वारशिप अर्नाला इज नेम्ड आफ्टर अ हिस्टोरिक फोर्ट लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। भारतीय युद्धपोत अर्नाला का नाम किस भारतीय राज्य में स्थित एक ऐतिहासिक किले के नाम पर रखा गया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो अर्नाला जो कि देखिए 8 ASWSWC यानी कि एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर एयरक्राफ्ट भारत को मिलने हैं 8, उनमें से ये पहला है अर्नाला। इसको भारत में बनाया गया गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा। तो इसको डिलीवर कर दिया गया है इंडियन नेवी को। कहाँ पर? LNT शिपयार्ड कट्टुपल्ली तमिलनाडु में। इसका नाम अर्नाला क्यों रखा गया है? महाराष्ट्र के वसई में अर्नाला फोर्ट है, उसी के नाम पर रखा गया है। 77 मीटर लॉन्ग ये वॉरशिप है। डीजल इंजन वाटर जेट कॉम्बिनेशन इसमें है। दिस शिप हैज़ बीन डिजाइन फॉर अंडर वाटर सर्विलेंस, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस एंड लो इंटेंसिटी मैरीटाइम ऑपरेशंस। Since which year has May 11 been observed as National Technology Day in India? भारत में 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में किस वर्ष से मनाया जाने लगा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है 1999। हर साल 11 मई को हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं और 11 मई 1998 की बात है जब भारत ने न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट सक्सेसफुली कंडक्ट किया था इंडियन आर्मी के पोखरन रेंज में। और इस अचीवमेंट के लिए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लेट श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत को फिर फुल न्यूक्लियर कंट्री डिक्लेयर किया। 1999 से ही हम 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाते आ रहे हैं। विच इंडियन स्टेट टॉप्ड टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स इन 2024-25 2024-25 में कौन सा भारतीय राज्य कपड़ा निर्यात में शीर्ष पर रहा? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है तमिलनाडु। तमिलनाडु टॉप एक्सपोर्टिंग स्टेट रहा है हमारे देश से। अगर हम टेक्सटाइल गुड्स की बात करते हैं 2024-25 में सेकंड हाईएस्ट एक्सपोर्टर गुजरात रहा है और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। 2024-25 में इंडिया का जो टोटल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स रहा है 36.61 बिलियन $, का उसमें तमिलनाडु का कंट्रीब्यूशन 7.99 बिलियन $, का यानी कि 26.81% शेयर तमिलनाडु का ही है। जो टोटल एक्सपोर्ट है टेक्सटाइल गुड्स का, इनमें सबसे ज़्यादा रेडीमेड गारमेंट्स हमने एक्सपोर्ट किए हैं, फिर कॉटन यार्न फैब्रिक्स मेडअप हैंडलूम प्रोडक्ट्स, फिर मैन मेड यार्न फैब्रिक्स मेडअप्स, फिर हैंडीक्राफ्ट्स कारपेट एंड जूट मैन्युफैक्चरिंग। द सिविल एविएशन मिनिस्ट्री हैज़ अप्रूव्ड न्यू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स इन विच सिटी ऑफ राजस्थान। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने राजस्थान के किस शहर में नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को मंजूरी दी है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए है कोटा। मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन राम मोहन नायडू किंजरापू, इन्होंने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है जिसके तहत ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे कोटा राजस्थान में और पुरी उड़ीसा में। कोटा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की, वहीं पुरी आप जानते ही हैं जगन्नाथ टेम्पल के लिए फेमस है और अब इसके पास भी अपना एयरपोर्ट होगा। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट मतलब जो बिल्कुल स्क्रैच से बनते हैं, यानी कि एक लैंड है, बिल्कुल नई लैंड है, उस पर पहले से कोई स्ट्रक्चर नहीं है, तो वहाँ पर एयरपोर्ट बनेगा। इन्वायरमेंटली फ्रेंडली कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसमें, यानी कि जो कंस्ट्रक्शन है उसका जो इफ़ेक्ट है नेचर पर वो मिनिमम रह सके, इस तरह से बनाया जाता है। अच्छा, जो डेवलपमेंट है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स की भारत में, उसे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स पॉलिसी 2008 के जरिए गवर्न किया जाता है और 21 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स को मंजूरी मिली हुई है भारत में बनाने के लिए। इनके नाम आप देख सकते हैं। विच इंडियन स्टेट रिसेंटली होस्टेड स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने स्ट्रॉबेरी महोत्सव की मेजबानी की? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है मेघालय। मेघालय ने 2 दिन का एक स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल होस्ट किया है और मेघालयन एज लिमिटेड जो कि एक स्टेट गवर्नमेंट एंटिटी है, इसने डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के साथ मिलकर ये फेस्टिवल होस्ट किया है। अच्छा, अगर हम स्ट्रॉबेरी की बात करें पूरे देश भर में तो महाबलेश्वर महाराष्ट्र ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्ट्रॉबेरीज़ का भारत में। 85%
कंट्री का स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शन महाबलेश्वर से ही होता है। महाबलेश्वर या पंचगनी आप कहें। हु वॉन द मियामी ग्रां प्री 2025? मियामी ग्रां प्री 2025 किसने जीता? राइट आंसर ऑप्शन ए है ऑस्कर पियास्ट्री। ऑस्कर पियास्ट्री ने मियामी ग्रां प्री जीता है। ये इनकी थर्ड कॉन्सिक्यूटिव फॉर्मूला 1 विक्ट्री है। इससे पहले चाइनीज़ ग्रां प्री, बहरीन ग्रां प्री और सऊदी अरेबियन ग्रां प्री जीत चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया से हैं, ये रेसिंग ड्राइवर हैं और फॉर्मूला 1 में मैक्लेरन के लिए compete करते हैं। Who has been elected as the new president of Togo? टोगो के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है जीन लुसियन साविडे टोवे। तो जीन लुसियन साविडे टोवे ये टोगो के नए प्रेसिडेंट बने हैं और फॉर गैसिंग बे को ये सक्सीड कर रहे हैं। लोमे ये टोगो की कैपिटल है। What is the minimum ticket size mandated by SEBI for securitized debt instruments? प्रतिभूतिकरण ऋण उपकरणों के लिए सेबी द्वारा निर्धारित न्यूनतम टिकट साइज क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 1 करोड़ रुपीस। देखिए सेबी ने जो मिनिमम टिकट साइज है या फिर आप इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड कह सकते हैं वो 1 करोड़ रुपए रखा है। जो भी आरबीआई रेगुलेटेड ओरिजिनेटर्स हैं या फिर अनरेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं जो सिक्योरिटाइजेशन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं। कई तरह के जो डेट्स होते हैं उनको एक साथ पूल करके बनाए जाते हैं, जैसे लोन्स, मॉर्गेज, रिसीवेबल्स। फिर उनको इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटीज़ के तौर पर बेच देते हैं। इसे बोलते हैं सिक्योरिटाइजेशन। इन्वेस्टर्स इन दिस इंस्ट्रूमेंट्स रिसीव रिटर्न बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ द अंडरलाइंग डेट पूल एंड द रिस्क इज स्प्रेड अक्रॉस मल्टीपल एसेट्स ऑफरिंग पोटेंशियली अट्रैक्टिव रिटर्न्स। हु वाज रिसेंटली कन्फर्ड विद द इंटरनेशनल बुद्धा पीस अवार्ड 2025? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है डॉक्टर मुस्तफ़ा यूसुफ अली गोम। देखिए जाने माने सोशल वर्कर और एंटरप्रेन्योर डॉक्टर मुस्तफ़ा यूसुफ अली गोम, इन्हें इंटरनेशनल बुद्धा पीस अवार्ड 2025 दिया गया है। सोशल एक्टिविस्ट है ये। वेयर वॉज द 8th नेशनल कम्युनिटी रेडियो कॉन्फ्रेंस हेल्ड? 8वां राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन ए है मुंबई। 8th नेशनल कम्युनिटी रेडियो कॉन्फ्रेंस ये ऑर्गेनाइज किया गया यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन द्वारा। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट मुंबई जो हो रहा है, जो मुंबई में सबमिट हुई है वेव्स, इसी के दौरान। ठीक है। और जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग पार्लियामेंट्री अफेयर्स हैं डॉक्टर एल मुरुगन, इस मौके पर इन्होंने 12 आउटस्टैंडिंग कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस को 10th नेशनल कम्युनिटी रेडियो अवार्ड्स दिए हैं। Which two countries have agreed an economic partnership agreement granting access to mineral resources? किन दो देशों ने खनिज संसाधनों तक पहुंच प्रदान करने वाले आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन बी है यूएस एंड यूक्रेन। यूनाइटेड स्टेट्स और यूक्रेन ने इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके जरिए जो वाशिंगटन यानी कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है, वो जो यूक्रेन है, इसके जो मिनरल रिसोर्सेज हैं उनकी एक्सेस प्राप्त कर पाएगा। बदले में इन्वेस्टमेंट फंड यूक्रेन में इस्टेब्लिश किया जाएगा। रेयर अर्थ एलिमेंट्स की हम बात करें तो ये 17 एलिमेंट्स इसमें होते हैं। हाई डेंसिटी, हाई कंडक्टिविटी, इस तरह की प्रॉपर्टीज इनकी होती हैं। मेन सोर्सेज जो हैं वो बेसनासाइट, लोपराइट, मोनासाइट, ये सभी होते हैं। इंडिया में 3rd लार्जेस्ट रिजर्व है रेयर अर्थ एलिमेंट्स के। सबसे ज़्यादा चाइना में है। बाकी इंडिया में हम आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, केरल, इन सभी पाए जाते हैं। मोनोजाइट सैंड पाया जाता है केरल में, ये भी रेयर अर्थ एलिमेंट है। व्हाट इज़ द थीम फॉर द इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ 2025? अंतर्राष्ट्रीय पौध स्वास्थ्य दिवस 2025 का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट हेल्थ इन वन हेल्थ। यूनाइटेड नेशंस ने 12 मई को डेजिग्नेट किया हुआ है कि इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ हम मनाएंगे, ताकि एक ग्लोबल अवेयरनेस रेज की जा सके कि कैसे अगर हम प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं तो ये हमारी जो हेल्थ है, ठीक है, उसको भी अच्छा बनाता है और हंगर की इससे समाप्ति होती है, पॉवर्टी ख़त्म होती है, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट इसको प्रोटेक्ट करता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी बूस्ट करता है। 2025 में इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ के लिए थीम रहेगा द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट हेल्थ इन वन हेल्थ।
Who represented India during the Victory Day celebrations in Russia in May 2025? मई 2025 में रूस में विजय दिवस समारोह के दौरान भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ। रक्षा राज्य मंत्री हैं संजय सेठ। इन्होंने 8 से 9 मई के बीच में रशिया में जो विक्ट्री डे सेलिब्रेशंस हुए उसमें पार्टिसिपेट किया है। तो 9 मई को मॉस्को में 80वीं एनिवर्सरी मनाई गई है जो इन्होंने विक्ट्री हासिल की थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 1941 से 45 के दौरान नाजी जर्मनी के ऊपर। ठीक है, तो उसको सेलिब्रेट करते आते हैं हर साल। हाउ मच मॉनेटरी पेनल्टी डिड द आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इम्पोज ऑन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? आरबीआई ने भारतीय स्टेट बैंक पर कितना मौद्रिक जुर्माना लगाया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, 1,72,80,000 रुपये का। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1,72,80,000 की मॉनेटरी पेनल्टी हाल ही में लगाई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर, क्योंकि जो आरबीआई के कुछ डायरेक्शंस हैं जैसे लोन्स एंड एडवांसेस, स्टैट्यूटरी एंड अदर रिस्ट्रिक्शंस, कस्टमर प्रोटेक्शन, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कस्टमर्स इन अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, ओपनिंग ऑफ करंट अकाउंट्स बाय बैंक, नीड फॉर डिसिप्लिन, इनका अनुपालन नहीं किया है। साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड पर भी। ठीक है, इन्होंने भी आरबीआई के जो प्रोविजंस हैं बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949 के तहत उनका अनुपालन नहीं किया। एज पर द सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2021, व्हाट इज द मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो ऑफ इंडिया फॉर पीरियड 2019 to 21? नमूना पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2019 से 21 की अवधि के लिए भारत का मातृ मृत्यु अनुपात कितना है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, 93 पर लाख लाइव बर्थ्स। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2021 के अनुसार मतलब इसको अभी रिलीज़ किया गया है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इसमें बताया गया है कि जो हमारी मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स है उनमें इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिला है। जैसे मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो की बात करें तो 37 पॉइंट्स का डिक्लाइन देखने को मिला। 2014-16 में मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो 130 पर लाख लाइव बर्थ था और ये 2019-21 में 93 रह चुका है, 93 रह चुका है। इसी तरह से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो ये 39 पर 1000 लाइव बर्थ्स था 2014 में और अब 27 पर 1000 लाइव बर्थ्स रह चुका है यानी कि 2021 में। नियोनेटल मोर्टेलिटी रेशियो की बात करें तो 2014 में 26 था और 2021 में 19 हो गया है। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो ये 2014 में 45 था, 2021 में 31 हो गया है। सेक्स रेशियो एट बर्थ ये इम्प्रूव हुआ है, 2014 में 899 था, 2021 में 913 हुआ। क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस डेटा से। टोटल फर्टिलिटी रेट 2021 में 2.0 कंसिस्टेंट रहा है, 2014 में 2.3 था। 8 ऐसे स्टेट्स जिन्होंने SDG टारगेट अटेन किया है MMR का यानी कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो अपना अचीव किया है टारगेट, यानी कि जिनका रेशो 70 से कम है 2030 तक 70 से कम कर लेंगे। केरल, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड, गुजरात, कर्नाटक। तो इन्होंने 70 से कम अचीव कर लिया है। SDG टारगेट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट की हमें 2030 तक 70 से कम अचीव करना है, तो इन सब ने अचीव कर लिया, यानी कि ब्रैकेट में लिखा भी है कितना है। 12 ऐसे स्टेट्स जिन्होंने अंडर 5 मोर्टेलिटी रेशो का जो टारगेट है उसको अटेन कर लिया, यानी कि 25 से कम होना चाहिए। केरल, दिल्ली, तमिलनाडु, जम्मू एंड कश्मीर, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, पंजाब, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड गुजरात। 6 से स्टेट्स जिन्होंने न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट का टारगेट अचीव कर लिया है, यानी कि 12 से कम होना चाहिए। तो केरल, दिल्ली, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश। इंडिया रिसेंटली साइंड द टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद विच कंट्री? भारत ने हाल ही में किस देश के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए संदर्भ की शर्तों पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन बी है, चिली। भारत और चिली इन टर्म्स ऑफ रेफरेंस साइन किए हैं कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के लिए, जिससे दोनों देशों में जो बायलैटरल ट्रेड रिलेशंस है वो इम्प्रूव हो सकें। द CEPA एम्स टू बिल्ड अपॉन द एग्जिस्टिंग PTA between the two nations and seeks to encompass a broader range of sectors including digital services,
investment promotion and cooperation, MSME, critical minerals, etc. Morningstar DBRS upgraded India's long-term foreign and local currency issuer ratings to which level? Morningstar DBRS ने भारत की दीर्घकालिक विदेशी और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को किस स्तर तक उन्नत किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है BBB। ग्लोबल सोवरेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है मॉर्निंगस्टार DBRS। इसने भारत की जो लॉन्ग टर्म फॉरेन एंड लोकल करेंसी इशूअर रेटिंग है इसको BBB लो से अपग्रेड कर BBB स्टेबल कर दी है। वहीं इंडिया की जो शॉर्ट टर्म फॉरेन एंड लोकल करेंसी इशूअर रेटिंग है उसको भी अपग्रेड किया है R2 हाई में, पहले R2 मिडिल था। Who released the report on India's priority corridors for zero emission trucking? उत्सर्जन रहित ट्रक परिवहन के लिए भारत के प्राथमिकता वाले गलियारों पर रिपोर्ट किसने जारी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है प्रोफेसर अजय कुमार सूद। देखिए प्रोफेसर अजय कुमार सूद ये प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। इन्होंने इंडियाज प्रायोरिटी कॉरिडोर्स फॉर जीरो एमिशन ट्रकिंग इस रिपोर्ट को जारी किया है। तो इसमें बताया कि 10 क्रिटिकल हाईवे सेगमेंट्स कौन से हैं हमारे देश में जहाँ पर हम जीरो एमिशन ट्रक्स को एडॉप्ट कर सकते हैं। तो इस रिपोर्ट को इन्होंने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर जीरो एमिशन ट्रकिंग IIT मद्रास, रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट और P मनीफोल्ड जो कि मनोरज पैट्रो रहे इन सब के साथ मिलकर रिलीज की है। ठीक है, तो वही है कि जो ट्रक से जो एमिशन निकलता है उसको किस तरह से हम कम कर सकते हैं, किस तरह से हम जीरो एमिशन ट्रक्स को एडॉप्ट कर सकते हैं उन हाईवेज़ पर जो क्लाइमेट प्रोन ज़्यादा हैं। तो इसे बताया कि 40% ऑफ फ्यूल कंजप्शन एंड ट्रांसपोर्ट एमिशंस जो भारत में होता है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रक के कारण होता है। यानी कि जो ट्रांसमिशन के कारण हमारे यहाँ जो फ्यूल एमिशन होता है 40% वो जो ये रात भर ट्रक चलते रहते हैं लंबी डिस्टेंस पे इनके कारण होता है। तो इसलिए हमें इन्हें थोड़ा एमिशन फ्री बनाने की ज़रूरत है। विच डिपार्टमेंट साइन एन MOU विद हैफिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड टू स्ट्रेंथन इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम? भारत के विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए किस विभाग ने हाफिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन डी है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड एंड हाफिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है न्यू दिल्ली में ताकि भारत की मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन इकोसिस्टम है उसको बढ़ावा दिया जा सके। स्टार्टअप MSMEs और एंटरप्रेन्योर्स इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एक ग्लोबल मार्केट दिया जा सके। अंडर दिस स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन हाफिल विल ड्राइव इनिशिएटिव दैट सपोर्ट प्रोडक्ट इनोवेशन, लोकल सोर्सिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप थ्रू टारगेटेड इन्वेस्टमेंट, मेंटरशिप, इंटीग्रेशन इनटू ग्लोबल वैल्यू चेन्स। Uttarakhand secured funding worth how much from the European Investment Bank for urban infrastructure development? उत्तराखंड ने शहरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए यूरोपीय निवेश बैंक से कितनी राशि का वित्त पोषण हासिल किया? राइट आंसर ऑप्शन बी है 1910 करोड़ रुपए। तो उत्तराखंड ने 1910 करोड़ रुपए की फंडिंग प्राप्त किया यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक से और उत्तराखंड में जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसके लिए ऋण दिया गया है। तो जैसे ड्रिंकिंग वाटर और सीवरेज प्रोजेक्ट्स हैं, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर, सितारगंज, रुद्रपुर, काशीपुर, ठीक है, जिनकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑलरेडी प्रिपेयर की जा चुकी है। तो यहाँ पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पूरे किए जाएंगे। तो प्योर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई अर्बन एरियाज़ में सुचारू रूप से चल सकेगी। द अडानी ग्रुप साइंड एन MOU विद विच कोऑपरेशन टू डेवलप हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इन भूटान? अडानी समूह ने भूटान में जल विद्युत योजनाओं को विकसित करने के लिए किस निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन डी है ड्रूक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन। अडानी ग्रुप ने कहा है कि हमने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ड्रूक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन के साथ, जिसके तहत भूटान में 5000 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट डेवलप किया जाएगा। ऑलरेडी 57900 मेगावाट का वांगचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें ड्रूक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन की 51% स्टेक है और अडानी के 49% है। इन विच इंडियन स्टेट वॉज द कंट्रीज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड माइनिंग ट्रक डेप्लॉयड? देश का पहला हाइड्रोजन संचालित खनन ट्रक किस भारतीय राज्य में तैनात किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़। तो अडानी ग्रुप ने इंडिया का फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रक फॉर माइनिंग लॉजिस्टिक्स इसको डिप्लॉय किया है छत्तीसगढ़ में। ये 40 टन ऑफ कार्गो कैरी कर सकता है 200 किलोमीटर रेंज तक। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर विष्णु देवसाय ने इसको हरी झंडी दिखाई रायपुर में और ये ट्रांसपोर्ट करने काम आएगा कोल को
गारीपेलमा थर्ड ब्लॉक से स्टेट के जो पावर प्लांट है वहाँ पर। What was the cumulative profit of public sector banks in India for the fiscal year ended March 2025? मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का संचयी लाभ कितना था? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है 1.78 लाख करोड़ रुपीस। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जो कम्युलेटिव प्रॉफिट है यानी कि सबका कुल मिलाकर प्रॉफिट जो है वो 1.78 लाख करोड़ रुपीस पहुंच गया मार्च 2025 के एंड तक। 26% की बढ़ोतरी देखी गई है पिछले साल के मुकाबले। तो 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने टोटल प्रॉफिट जो अर्न किया है 2024 में जो अर्न किया था वो 1.41 लाख करोड़ रुपीस था। अब फिस्कल 25 में कितना किया है 1.78 लाख करोड़ रुपीस यानी कि 37,100 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी देखने की मिली है। अब इस टोटल प्रॉफिट में सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट कमाया है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किया है। 40% कंट्रीब्यूशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है। तो इनका नेट प्रॉफिट 70,901 करोड़ रुपए का रहा है फाइनेंशियल 2025 में। 16% ज़्यादा रहा प्रीवियस फिस्कल से जहाँ इनका 61,070 करोड़ रुपए प्रॉफिट था। परसेंटेज टर्म्स में देखें तो डेली बेस्ड पंजाब नेशनल बैंक ने हाईएस्ट नेट प्रॉफिट ग्रोथ अचीव की है 102% की, 16,630 करोड़ इसका प्रॉफिट रहा। उसके बाद फिर पंजाब एंड सिंध बैंक आता है 71% राइज के साथ 1,016 करोड़ रुपए प्रॉफिट। और आप सभी जानते हैं कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं कभी ये लॉसेस में हुआ करते थे फाइनेंशियल ईयर 18 तक 85,380 करोड़ रुपए के लॉसेस रहते थे, लेकिन अब जो है ये प्रॉफिट में आ चुके हैं। इन विच ईयर डिड विराट कोहली मेक हिज टेस्ट डेब्यू? विराट कोहली ने किस वर्ष टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है 2011। आप सभी जानते हैं कि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। 14 साल का इनका कैरियर रहा टेस्ट क्रिकेट का, जिसमें इन्होंने 130 टेस्ट मैच खेले, उनमें से 68 में इन्होंने कप्तानी की। ओवरऑल 9,230 रन इन्होंने स्कोर किए हैं, 30 शतक और 31 अर्धशतक बनाए हैं 46.85 के एवरेज से। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा विराट कोहली से, क्योंकि जब कोई बड़ा क्रिकेटर रिटायर होता है तो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनते हैं आने वाले एग्ज़ाम्स में। इनका जो फाइनल टेस्ट अपीयरेंस था वो 2024-25 का जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी रही ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ खेला इन्होंने लास्ट अपना। और 2011 में इन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू किया था वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट। इंडिया के मोस्ट सक्सेसफुल टेस्ट कैप्टन है ये। 68 टेस्ट में इन्होंने कैप्टनसी करी, उनमें से 40 इन्होंने जीते हैं। इनकी कैप का नंबर है 269, यानी कि टेस्ट मैचेस में भारत को रिप्रेजेंट करने वाले ये 269वें प्लेयर रहे हैं, 269th प्लेयर रहे हैं। MS धोनी की कैप्टनसी में इन्होंने टेस्ट डेब्यू किया था। विच कंट्री वॉन इट्स 4th consecutive BWF सुदीरमन कप टाइटल रिसेंटली? हाल ही में किस देश ने अपना लगातार चौथा BWF सुदीरमन कप खिताब जीता है? BWF मतलब बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। आंसर इज चाइना, ऑप्शन ए। तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, इन्होंने अपना चौथा कंसेक्यूटिव BWF सुदीरमन कप टाइटल जीता है और ओवरऑल इनके 14th बैडमिंटन टाइटल है। ज़ियामिंग चाइना में ये हुआ है। तो जो होस्ट है चाइना, इन्होंने रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी कि साउथ कोरिया को हराया 3-1 से फाइनल में। सुदीरमन कप एक बाइनियल यानी कि 2 साल में एक बार होता है ये बैडमिंटन चैंपियनशिप पे। यहाँ से स्टैटिक जी के क्वेश्चन ही बनते थे पहले, अब तो इस तरह क्वेश्चन कम बनते हैं कि कौन सी ट्रॉफी किस स्पोर्ट से संबंधित है। तो फिर भी याद रखिएगा सुदीरमन कप ये बैडमिंटन से रिलेटेड है। हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी पैक? लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में पुनः किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा KC वेणुगोपाल। कांग्रेस लीडर हैं KC वेणुगोपाल, इन्हें रीअपॉइंट किया गया है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरपर्सन। जो ये कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स है ये ओल्डेस्ट और मोस्ट प्रेस्टिजियस कमेटी है पार्लियामेंट की, हर साल कंडक्ट की जाती है। गवर्नमेंट को जो भी ग्रांट जो भी बजट ग्रांट किया गया है, ठीक है, उसके बारे में देखती है। और 22 मेंबर्स होते हैं इसमें, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से लिए जाते हैं। 1967 से ही एक कन्वेंशन बना हुआ है, एक तरह का आप कह सकते हैं कि एक तरह का इन्होंने ही आपस में नियम बनाया हुआ है कि इस कमेटी का जो अध्यक्ष होगा वो लोकसभा में जो अपोजिशन है वहाँ से लिया जाएगा। Which state government has approved the launch of the आदि शक्ति अभियान to empower women at the grassroots level? किस राज्य सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए आदि शक्ति अभियान शुरू करने की मंजूरी दी है? राइट आंसर ऑप्शन सी है महाराष्ट्र।
तो देखिए ग्रास रूट लेवल पर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महाराष्ट्र कैबिनेट ने आदिशक्ति अभियान को लॉन्च करने को मंजूरी दे दी है और ये मंजूरी मिली है अहिल्याबाई होलकर की 300th बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर। तो जो भी स्कीम्स हैं महिला और बच्चों के लिए चलाई जा रही है उन्हें इफ़ेक्टिवली किस तरह से इम्प्लीमेंट किए जाए, किस तरह से अवेयरनेस महिलाओं में फैलाई जाए कि उनके लिए क्या क्या स्कीम्स हैं, उस सबको कवर किया जाएगा आदिशक्ति अभियान में। जैसे मेल न्यूट्रिशन भी है, इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी है, डोमेस्टिक वायलेंस है, सेक्सुअल हैरेसमेंट है, चाइल्ड मैरिज है और साथ ही पंचायती राज सिस्टम में महिलाओं के पार्टिसिपेशन को बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द ज्योति प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स। किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के बच्चों के लिए ज्योति कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है केरल। ज्योति अगर आपने पढ़ा ना हो कभी, ये करंट अफेयर अगर आपके एग्जाम में आ जाए तब आप तो कंफ्यूज हो जाते हो ऑप्शन देख के कि ये तो ज्योति इधर हम लोग नॉर्थ में बोलते हैं और ऑप्शन सारे साउथ के हैं। अगर इसमें आपको एक ऑप्शन में उत्तर प्रदेश दे देता और आपने पढ़ाना होता तो आप उत्तर प्रदेश टिक कर देते। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। केरल में लोग हिंदी जानते हैं। मैं गया था केरल तो मुझे लगा वहाँ पर कैसे जो है कम्युनिकेशन बैरियर रहेगा, पर मैं शॉक्ड हो गया वहाँ पर जानकर जब देखा कि काफ़ी लोग वहाँ पर हिंदी जानते हैं क्योंकि उनके करिकुलम में स्कूल में पढ़ाई जाती है हिंदी। केरल गवर्नमेंट ने कॉम्प्रिहेंसिव इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका मकसद है जो माइग्रेंट वर्कर्स के बच्चे हैं उनको एजुकेट करना। स्कीम का नाम है ज्योति। तो जो भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके जो बच्चे हैं जिनकी 3 से 6 साल तक के उन्हें आंगनवाड़ी में भेजा जाए और जो 6 या उससे ऊपर के हैं उन्हें पब्लिक स्कूल्स में जोड़ा जाए। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना। किस राज्य सरकार ने पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना शुरू की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा हरियाणा। हरियाणा गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हम नई स्कीम लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना। इस स्कीम का मकसद है जो फाइनेंशियल एंड सोशल इकोनॉमिक कंडीशन है, जो सोशल आर्टिस्ट रहे हैं, आर्ट स्कॉलर्स रहे हैं जो अब बूढ़े हो चुके हैं और अब काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी स्थिति बेहतर करना और 10,000 रुपये पर मंथ फाइनेंशियल सपोर्ट गवर्नमेंट की ओर से ऐसे लोगों को दिया जाएगा जो भी एलिजिबल आर्टिस्ट हैं। Who has been announced as the recipient of the prestigious humanitarian award at the 72nd Miss World Festival। 72वें मिस वर्ल्ड फेस्टिवल में प्रतिष्ठित मानवतावादी पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में किसे घोषित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए है सोनू सूद। तो मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने जाने माने एक्टर और सूद चैरिटी फाउंडेशन के फाउंडर सोनू सूद को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड देने की घोषणा की है 72nd मिस वर्ल्ड फेस्टिवल के ग्रैंड फिनाले में, जो कि हैदराबाद तेलंगाना में हुआ है। और क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि कोविड-19 के दौरान हम सब जानते हैं उन्होंने जो फिलैंथ्रोपिक वर्क किया उसी को रिकॉग्नाइज किया है। विच क्रिकेट बोर्ड हैज़ अनाउंस्ड अ बैन ऑन ट्रांसजेंडर वीमेन कंपीटिंग इन ऑल लेवल्स ऑफ वीमेंस क्रिकेट। किस क्रिकेट बोर्ड ने महिला क्रिकेट के सभी स्तरों पर ट्रांसजेंडर महिलाओं के प्रतिस्पर्धा करने पर प्रतिबंध की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन सी है इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड। ट्रांसजेंडर महिलाएं ये अब महिला क्रिकेट के किसी भी लेवल पर compete नहीं कर पाएंगी इंग्लैंड में, ऐसा इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस किया है। हालांकि ये लोग ओपन एंड मिक्स क्रिकेट कैटेगरीज में खेल सकती हैं। तो नवंबर 2023 में जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है उसने भी अनाउंस किया था कि ऐसी ट्रांसजेंडर महिलाएं जो कभी मेल रह चुकी हैं वो महिलाओं की कैटेगरी में खेलने के लिए जो है नहीं है, वैध नहीं है, एलिजिबल नहीं है। विच बैंक हैज़ लॉन्च द न्यू क्रेडिट कार्ड कॉल्ड सोलिटेयर। किस बैंक ने सोलिटेयर नामक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा कोटक महिंद्रा बैंक। देखिए ऐसे ट्रैवलर्स जो कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस चाहते हैं अपने प्राइमरी और एड ऑन कार्ड होल्डर्स एंड गेस्ट के लिए, उनके लिए कोटक महिंद्रा बैंक ने एक नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया जिसका नाम है सोलिटेयर। दिस कार्ड ऑफर्स अनलिमिटेड एंड फ्री डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस फॉर बोथ प्राइमरी and add-on card holders. Under the expanded credit guarantee scheme for startups (CGSS), the ceiling on guarantee cover per borrower has been increased from ₹10 crore to what amount? स्टार्टअप्स के लिए विस्तारित क्रेडिट गारंटी योजना के तहत प्रति उधारकर्ता गारंटी कवर की अधिकतम सीमा 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितनी राशि कर दी गई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है 20 करोड़ रुपीस।
तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप CGSS जिसे बोलते हैं इसको एक्सपेंड किया है, और जो सीलिंग है गारंटी कवर की पर बोरोवर उसको 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 20 करोड़ कर दी है। एक्सटेंड ऑफ गारंटी कवर प्रोवाइडेड हैज़ ऑल्सो बीन इंक्रीज टू 85% ऑफ द अमाउंट इन डिफॉल्ट फॉर लोन अप टू 10 करोड़ एंड 75% ऑफ द अमाउंट इन डिफॉल्ट फॉर लोन अमाउंट एक्सिस्टिंग 10 करोड़। देखिए बात क्या है, जो स्टार्टअप्स होते हैं उनको लोन दिया जाता है बैंकों के द्वारा। अब अगर डिफ़ॉल्ट कर जाए स्टार्टअप, पैसे ना दे पा रहे हैं, तो सरकार गारंटी देती है उन बैंक्स को कि हम पैसा देंगे आपको अगर ये डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, लेकिन आप इन्हें जब इनको लोन की ज़रूरत है तो आप इनको लोन दीजिए। तो अब क्या है, सरकार ने क्या कहा है कि जो पर बोरोवर है उसके लिए हम 20 करोड़ रुपए तक का आपको गारंटी कवर देंगे। यानी कि बैंक को कहा है कि 20 करोड़ रुपए तक का हर्जाना हम देंगे आपको अगर कोई स्टार्टअप डिफ़ॉल्ट कर जाता है। पहले 10 करोड़ रुपए तक का दिया जाता था। ये कहा है कि अगर 10 करोड़ रुपए तक का डिफ़ॉल्ट हो जाता है, ठीक है, तो 85% अमाउंट हम आपको देंगे। यदि 10 करोड़ से ज़्यादा का हो जाता है तो 75% ऑफ द अमाउंट इन डिफ़ॉल्ट हम आपको देंगे। एनुअल गारंटी फी फॉर स्टार्टअप्स इन 27 चैम्पियन सेक्टर, इसको भी रिड्यूस कर दिया गया है, 1% पर एनम कर दिया गया है, पहले 2% पर एनम था। गवर्नमेंट ने ये स्कीम नोटिफाई किया था 6 अक्टूबर 2022 को, ताकि जो स्टार्टअप्स हैं उनको लोन प्राप्त हो सके शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक से, ऑल इंडिया फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज से, सेबी रजिस्टर्ड जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, इन सभी से। तो एक बार जब इन सभी संस्थाओं को गारंटी मिल जाती है कि हमारा लोन वापस मिल जाएगा तो ये लोग दे देते हैं फिर। द CK बिरला ग्रुप हैज़ रीब्रांडेड इटसेल्फ एज, CK बिरला समूह ने अपना पुनः ब्रांडिंग किस तरह से किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, CK बिरला ग्रुप। CK बिरला ग्रुप ने अपने को दोबारा से नाम चेंज किया है, CK बिरला ग्रुप कहा है इन्होंने, और इसके चेयरमैन है CK बिरला। CK बिरला ग्रुप न्यू दिल्ली बेस्ड कंपनी है, मतलब कॉन्ग्लोमेरेट है, कई सारी कंपनीज में आती है, ब्रांड आते हैं जैसे ओरिएंट इलेक्ट्रिक, ओरिएंट सीमेंट, बिरला नू, नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, बिरला सॉफ्ट, ये सभी, ओरिएंट पेपर एंड इंडस्ट्रीज। NLC India Renewables has signed a power purchase agreement for its upcoming solar project with which state utility? NLC India Renewables ने अपनी आगामी सौर परियोजना के लिए किस राज्य की कंपनी के साथ विद्युत खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी है, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम। NLC India Renewables ने पावर परचेज एग्रीमेंट साइन किया है अपने आने वाले 810 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के साथ। तो गूगल सोलर पार्क जो बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ पर ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। विच टू ऑर्गेनाइजेशन साइन एन MOU टू कोलैबोरेट ऑन क्लासिकल एंड क्वांटम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज? किन दो संगठनों ने शास्त्रीय और क्वांटम संचार प्रौद्योगिकियों पर सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए सी है, C.DOT एंड CSIR NPL। देखिए यहाँ पर जो एक क्लासिकल है ना, ये शास्त्रीय नहीं होगा, क्लासिकली इसको मानकर चलो आप, ठीक है। हिंदी में थोड़ा दिक्कत हो गया यहाँ पर कन्वर्ट करने में। देखिए जो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स है C.DOT, और CSIR नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी CSIR NPL, इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है टू एस्टैब्लिश अ कोलैबोरेटिव फ्रेमवर्क फॉर जॉइंट रिसर्च एंड इनोवेशन। जॉइंट रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए क्वांटम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज में इन्होंने एक MOU साइन किया। इसी तरह का सेंटर फॉर डेवलपमेंट टेलीमेटिक्स यानी कि C.DOT ने MOU साइन किया है सिनर्जी क्वांटम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ भी। विच कंपनी हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट रिन्यूएबल एनर्जी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर टू टर्न वाटर पॉजिटिव? कौन सी कंपनी जल सकारात्मक बनने वाली दुनिया की पहली अक्षय ऊर्जा स्वतंत्र विद्युत उत्पादक बन गई है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड वर्ल्ड की फर्स्ट रिन्यूएबल एनर्जी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर बन गई है, जो वाटर पॉजिटिव बन चुकी है अपने पूरे एंटायर ऑपरेशनल पोर्टफोलियो के लिए। तो वाटर पॉजिटिव का मतलब क्या है? यानी कि आप जितना वाटर यूज़ कर रहे हैं उससे ज़्यादा आप प्रकृति को वापस दे रहे हैं, नेचर को उतना फ्रेश वाटर आप वापस दे रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025, व्हाट इज द नेशनल एवरेज ऑक्यूपेंसी रेट ऑफ इंडियन जेल्स? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारतीय जेलों की राष्ट्रीय औसत अधिभोग दर क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है, 131%। देखिए नेशनल एवरेज ऑक्यूपेंसी रेट
131% से ज़्यादा है इंडियन जेल्स के लिए। इसका मतलब 100 की ऑक्यूपेंसी है, मतलब 100 लोग आ सकते हैं, लेकिन है कितने 131, इस तरह से समझ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंडियन जेल्स में एक्सट्रीम ओवर क्राउडिंग है। और आप जानते हैं कि जब हाइजीन की दिक्कत हो जाती है, जब ओवर क्राउडिंग कहीं पर भी होती है, मल्टीपल हेल्थ चैलेंजेस इंडियन जेल्स फेस कर रहे हैं, ऐसा इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में बताया गया है। तो इंडिया की जो प्रिजन इनमेट पॉपुलेशन है वो 6.8 लाख पहुंच जाएगी 2030 तक। हालांकि जो कैपेसिटी है वो केवल 5.15 लाख की है। 25 साइकोलॉजिस्ट हैं पूरे देश भर में प्रिजनर्स के लिए, ठीक है। और जबकि 2012 में 4470 प्रिजनर थे जिनका मेंटल इलनेस की दिक्कत थी, और वो 2022 में 9084 पहुँच चुके हैं। तो केवल 25 ही साइकोलॉजिस्ट हैं सभी प्रिजनर्स के लिए पूरे भारत भर में। कोई भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी के पास मतलब जो बेंचमार्क एक है कि एक साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए 500 प्रिजनर्स के लिए, इस तरह का कोई पूरा नहीं करता है क्राइटेरिया। विच स्टेट लेड द टोटल GST कलेक्शन रैंकिंग्स फॉर फाइनेंशियल 2024? वित्त वर्ष 2024 के लिए कुल GST संग्रह रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? राइट आंसर ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। देखिए, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 1 जुलाई 2017 को इंट्रोड्यूस किया गया था। पूछा जाता है डेट के साथ, केवल ईयर ही याद नहीं रखेंगे, तारीख भी याद रखेंगे। तो लास्ट ईयर यानी कि 2024 में टोटल GST रेवेन्यू कलेक्शन है ये 21.36 लाख करोड़ रुपीज़ पहुंच गया। 2017 के बाद से हाईएस्ट रहा और 8.86% का इंक्रीज देखने के लिए मिला प्रीवियस ईयर कलेक्शन से। जो ग्रोस GST रेवेन्यू कलेक्शन है अप्रैल 2025 में ये 2,36,716 लाख करोड़ रुपये पहुँच गया, जो कि अब तक का हाईएस्ट है। और एनुअल ग्रोथ रेट 12.6% की रही है। फाइनेंशियल 2024 में महाराष्ट्र ने सबसे ज़्यादा GST कलेक्ट किया है, उसके बाद फिर कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश आते हैं। इन विच इंडियन सिटी हैज़ द ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी बीन लॉन्च्ड? ब्रह्मोस एरोस्पेस एकीकरण और परीक्षण सुविधा किस भारतीय शहर में शुरू की गई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है लखनऊ। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने वर्चुअली लखनऊ उत्तर प्रदेश में ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी को लॉन्च किया है। आपको बता दें, जो फैसिलिटी है उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का एक हिस्सा है। और ये जो उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है ये 6 की नोड्स हैं इसके, यानी कि 6 जगह से गुजरता है। कानपुर, अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट और लखनऊ। जो लखनऊ यूनिट है यहाँ पर थोड़ा लाइटर वर्जन ब्रह्मोस NG यानी कि नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट को प्रोड्यूस किया जाएगा, जिसका वेट थोड़ा कम है, 1290 kg का है। अगर ओरिजिनल ब्रह्मोस की बात करें हम, ओरिजिनल वेट ब्रह्मोस का वो 2900 kg होता है। और ये जो नई यूनिट है यहाँ पर 80 से 100 ब्रह्मोस मिसाइल्स एनुअली प्रोड्यूस की जाएंगी और आगे बढ़कर 150 तक प्रोड्यूस की जा सकती हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने ब्रह्मोस मिसाइल का भी उपयोग किया पाकिस्तानी मिलिट्री साइट्स को टारगेट करने के लिए। ब्रह्मोस एरोस्पेस एक जॉइंट वेंचर है इंडिया के DRDO और रशिया के NPO माइनोतोसनिया के बीच में। द S-400 सिस्टम इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? S-400 प्रणाली किस देश द्वारा विकसित की गई है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है रशिया। इंडियन एयरफोर्स ने S-400 ट्रियम्फ एयर डिफेंस सिस्टम को यूज़ किया पाकिस्तान की ओर से जो एरियल थ्रेट्स यानी कि ड्रोन मिसाइल्स आ रहे थे उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो आपको बता दें S-400 को भारत में हम सुदर्शन चक्र बोलते हैं। हिंदू माइथोलॉजी में लॉर्ड विष्णु एंड लॉर्ड कृष्णा के पास था ना सुदर्शन चक्र, तो उसी से नाम रखा गया है। और इसको डेवलप किया गया है रशिया के अल्मास NT के द्वारा। 36 टारगेट्स को ये ट्रैक कर सकता है, साइमल्टेनियसली उनको न्यूट्रलाइज भी कर सकता है। लॉन्गेस्ट रेंज मिसाइल्स इसमें 400 किलोमीटर दूर तक का थ्रेट को इंटरसेप्ट कर सकता है। 0 से 30 किलोमीटर तक के एल्टीट्यूड पर टारगेट को ये स्ट्राइक कर सकता है। एक हमारे पास बराक 8 भी है जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, हमने इजराइल के साथ मिलकर डेवलप किया है। एक आकाश मिसाइल सिस्टम है, हमारा हमने इंडिजिनियसली डेवलप किया है। शॉर्ट टू मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। What are the names of the 2 initiatives related to agriculture innovation and digital transformation launched by UP CM Yogi Adityanath with support of World Bank?
विश्व बैंक के सहयोग से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू की गई कृषि नवाचार और डिजिटल परिवर्तन संबंधित 2 पहलों के नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है, यूपी एग्रीज एंड एआई प्रज्ञा। उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हाल ही में वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट अजय बांगा से मिले लखनऊ में और 2 इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं एग्रीकल्चर इनोवेशन एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन संबंधित। ये है यूपी एग्रीज और दूसरा है एआई प्रज्ञा। तो यूपीआई एग्रीज इसे बुंदेलखंड और पूर्वांचल रीजन के 28 डिस्ट्रिक्ट्स में लॉन्च किया गया है प्रोडक्टिविटी और एडवांस टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चर की फील्ड में। साथ ही एआई प्रज्ञा, इसका मकसद है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टैलेंट है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो स्किल्स हैं वो प्रोवाइड कराना 10 लाख यूथ को उत्तर प्रदेश में। विच स्टेट हैज़ द लोवेस्ट टोटल फर्टिलिटी रेट TFR इन दिल्ली इन इंडिया? भारत में किस राज्य की कुल प्रजनन दर सबसे कम है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, वेस्ट बंगाल। टोटल फर्टिलिटी रेट यानी कि एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न टू वुमेन ओवर देयर लाइफ टाइम, यानी कि एक महिला अपने पूरे जीवन काल में एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने देती है उसको बोलते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट। एवरेज यूज़ हो रहा है यहाँ पर, टोटल नहीं, एवरेज। तो कंट्री में 2021 में 2.0 रहा, ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन यानी कि 2 रहे, और 2020 में भी इतना ही था। ऐसा सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2021 में बताया गया है जिसे रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने रिलीज़ किया। बिहार में हाईएस्ट टोटल फर्टिलिटी रेट है 3 का, दिल्ली और वेस्ट बंगाल में लोवेस्ट है 1.4 का। 1.4 अब आप कैसे देखेंगे? मैंने कहा ना एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो कोई महिला देती है उसको, तो 1.4 कैसे हो सकता है, यानी कि 1 और 0.4 बच्चा कैसे हो सकता है किसी महिला का? तो एवरेज लेते हैं, जैसे एक पॉपुलेशन ले ली हमने 1000 महिलाओं की, तो वहाँ पर देखा हमने 1000 महिलाओं में कितने बच्चों ने, कितनी मतलब 1000 महिलाओं ने 1400 बच्चे दिए हुए हैं, ठीक है, मतलब 1400 बच्चे को जन्म दिया हुआ है 1000 महिलाओं ने। तो एवरेज लेते हैं हम, तो उसको बोलते हैं कि यहाँ का टोटल फर्टिलिटी रेट इतनी पॉपुलेशन का 1.4 है। अच्छा, जो शेयर ऑफ पॉपुलेशन है 0 से 14 की एज ग्रुप का, वो भी डिक्लाइन देखने के लिए मिला है। 1971 में 41.2% था, अब 2021 में 24.8% रहा। इकोनॉमिकली एक्टिव पॉपुलेशन जो 15 से 59 साल के बीच में है, इसमें इंक्रीज देखने को मिला है, 53.4% से बढ़कर 66.2% रहा है, 66.2% रहा है। 60 प्लस एज ग्रुप की पॉपुलेशन भी ऊपर गई है, 5.3% से बढ़कर 5.9% रही है। 60 प्लस एज ग्रुप की 6% से बढ़कर 9% हुई है। केरल में हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है 60 या उससे ऊपर के लोगों की, 14.4%। तमिलनाडु 12.9%, हिमाचल प्रदेश 12.3%। ये 2 और स्टेट्स हैं जहाँ पे हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एल्डरली पॉपुलेशन है। बिहार 6.9%, असम 7%, दिल्ली 7.1% है द लोवेस्ट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 60 एंड अबव। 60 और उससे ज़्यादा की पॉपुलेशन सबसे कम बिहार, असम और दिल्ली में है। द मीन एज एट इफेक्टिव मैरिज फॉर फीमेल्स, ये भी बढ़ चुकी है, 19.3 ईयर्स से बढ़कर 22.5 ईयर्स हो चुकी है, यानी कि मैरिज की जो एज है वो। रिप्लेसमेंट लेवल यानी कि जो TFR है 2.1 नेशनल लेवल पर है, दिल्ली का 1.4 है, वेस्ट बंगाल का 1.4 है, बाकी आप अलग अलग राज्यों के देख सकते हैं। द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट बनाना इनफ्रक्टिसेंस वॉज फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ विच स्टेट? दुनिया का सबसे लंबा केले का फल किस राज्य के जंगलों में पाया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है, अंडमान एंड निकोबार। तो इनफ्रक्टेंस ऑफ अबाउट 4.2 मीटर ये वाइल्ड बनाना की स्पीसीज का पाया गया है अंडमान एंड निकोबार में। लॉन्गेस्ट इनफ्रक्टेंस ये अब तक का रिकॉर्ड किया गया है बनाना का पूरे वर्ल्ड में। और मूसा इंडा डाबानेसिस ये है स्पीसीज का नाम वाइल्ड बनाना की, जो सबसे पहले 2012 में रिकॉर्ड किया गया था अंडमान एंड निकोबार के आइलैंड में। तो हाल ही में रिपोर्ट छपी है। इन विच स्पोर्ट डिड अंकुर भट्टाचार्य एंड अभिनंद प्रधावती विन अंडर 19 बॉयज डबल्स टाइटल? अंकुर भट्टाचार्य और अभिनंद प्रधावती ने किस खेल में अंडर 19 पुरुष युगल खिताब जीता? राइट आंसर ऑप्शन डी है, टेबल टेनिस। टेबल टेनिस में अंकुर भट्टाचार्य और अभिनंद प्रधावती इन्होंने अंडर 19 बॉयज डबल्स टाइटल जीता है WTT यूथ स्टार कंटेंडर बेंगलुरु में। कोरिया के पेयर को इन्होंने हराया है।
अंडर 19 गर्ल्स डबल्स में दूसरे रनर्स अप रही हैं इंडिया की सिंद्रिया दास और दिव्यांशी भौमिक। स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक और न्यूज़ जान लीजिए। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 ये अरुणाचल प्रदेश में शुरू हो गया है और 6 टीम्स इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। विच कंट्री रिसेंटली अंडरटेकन कॉम्बैट फायरिंग ऑफ द इंडिजिनली डिजाइंड एंड डेवलप्ड मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन। हाल ही में किस देश ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन की लड़ाकू फायरिंग की? राइट आंसर ऑप्शन ए है इंडिया। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO और इंडियन नेवी ने सक्सेसफुली जो इंडिया से डिजाइन और डेवलप्ड मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन है इसकी कॉम्बैट फायरिंग सक्सेसफुली की है। जो ये सिस्टम है एक एडवांस अंडर वाटर नवल माइन है जिसको डेवलप किया गया नवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी विशाखापट्टनम द्वारा DRDO के अलग अलग लेबोरेटरीज के साथ मिलकर, जैसे हाई एनर्जी मेटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी पुणे, टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी चंडीगढ़, भारत डायनामिक्स लिमिटेड विशाखापट्टनम, अपोलो माइक्रोसिस्टम लिमिटेड हैदराबाद, ये प्रोडक्शन पार्टनर है इस सिस्टम के। ऑन विच स्टॉक एक्सचेंज वॉज द मॉर्गेज बैक्ड पास थ्रू सर्टिफिकेट्स लिस्टेड? मॉर्गेज समर्थित पास थ्रू सर्टिफिकेट किस स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। M नागराजू जो कि सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विसेज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, इन्होंने इंडिया का फर्स्ट मॉर्गेज बैक्ड पास थ्रू सर्टिफिकेट्स को लिस्ट किया है RMBS डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर। तो LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा कई तरह के हाउसिंग लोन्स को पूल करके ये जो है फंड बनाया गया है। This is the first issue of PTC where the coupon was discovered on the electronic book provider platform of National Stock Exchange. The final maturity of the PTC issued will be nearly 20 years and coupon rate is 7.26% per annum. Which telecom company partnered with SpaceX to expand internet access in Africa? अफ्रीका में इंटरनेट पहुंच बढ़ाने के लिए किस दूरसंचार कंपनी ने SpaceX के साथ साझेदारी की? ये राइट आंसर ऑप्शन डी है एयरटेल अफ्रीका। एयरटेल अफ्रीका ने एलन मस्क का जो SpaceX है उसके साथ एग्रीमेंट साइन किया जिसके तहत स्टारलिंक का जो हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस है उसको अफ्रीका में भी लॉन्च किया जाएगा। द कोलैबोरेशन एम्स टू एनहेंस स्टारलिंक्स नेक्स्ट जनरेशन सैटेलाइट कम्युनिकेशन ऑफरिंग्स एंड इंक्रीज कनेक्टिविटी फॉर बिजनेस, स्कूल्स एंड हेल्थ सेंटर्स इन even the most rural parts of Africa. Which state has the highest amount of pending crop insurance claims under प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किस राज्य में लंबित फसल बीमा दावों की संख्या सबसे अधिक है? राइट आंसर ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम 1 हो चुका है जब इन्हें लॉन्च किया गया था। इसमें डेटा बताया गया है कि 97% जो क्लेम्स है उसको सेटल किया गया है इंडिया में। गोवा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु इनमें फुल क्लेम सेटलमेंट है इस स्कीम के तहत। वहीं त्रिपुरा, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, आंध्र प्रदेश, सिक्किम ये बॉटम पर है। इनका सेटलमेंट रेट जो है 91% से लेकर 51% तक के बीच में है। आंध्र प्रदेश ऐसा स्टेट है जहाँ पे हाईएस्ट शॉर्टफॉल देखा गया है क्रॉप इंश्योरेंस पे आउट में। अब तक 1842 करोड़ रुपए के क्लेम्स क्लियर नहीं हुए हैं। इसके बाद फिर महाराष्ट्र आता है, फिर राजस्थान आता है। और खरीफ 2016 सीजन के दौरान इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। जो भी किसानों की फसल है मतलब बोने से पहले और बोने के जब बाद यानी कि हार्वेस्ट के टाइम पर इनका इंश्योरेंस रहता है। प्रीमियम कुछ देना पड़ता है फार्मर्स को, जितने का उन्होंने इंश्योरेंस लिया हुआ उतने का उसका 2% प्रीमियम देना पड़ता है खरीफ क्रॉप के लिए। 1.5% उस सम का देना पड़ता है रबी क्रॉप्स के लिए और 5% देना पड़ता है कमर्शियल या फिर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए। बाकी सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट 50-50 बेसिस पर शेयर करती हैं। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और नॉर्थ ईस्ट स्टेट का 90-10 रेशो चलता है। विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशनल क्रिप्टो टूरिज्म पेमेंट सिस्टम? किस देश ने दुनिया की पहली राष्ट्रीय क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन डी है द किंगडम ऑफ भूटान। किंगडम ऑफ भूटान ने बाइनेंस पे और डीके बैंक के साथ पार्टनरशिप करके वर्ल्ड का फर्स्ट नेशनल लेवल क्रिप्टो टूरिज्म पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया है। तो जो भी ट्रैवलर्स हैं जिनके पास बाइनेंस अकाउंट है वो डिजिटल करेंसीज यूज़ कर सकते हैं भूटान में किसी भी तरह की सर्विस पे करने के लिए, चाहे एयर फेयर्स हो, वीज़ा हो, एकोमोडेशन हो, हेरिटेज साइट एंट्री हो, टूर गाइड्स हो, लोकल फूड है, ठीक है, किसी भी चीज़ के पेमेंट के लिए।
विच अथॉरिटी ग्रांटेड सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस टू फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया? किस प्राधिकरण ने फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया को स्वनियामक संगठन का दर्जा दिया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया को सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दिया है फाइनेंशियल मार्केट में। 2 अगस्त 2024 में सेंट्रल बैंक ने एक फ्रेमवर्क जारी किया था सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस का दर्जा देने के लिए फाइनेंशियल मार्केट में। व्हाट इज द कोर बिजनेस ऑफ द कंपनी पोर्टर विच रिसेंटली बिकम अ यूनिकॉर्न इन 2025? पोर्टर कंपनी का मुख्य व्यवसाय क्या है जो हाल ही में 2025 में यूनिकॉर्न बन गई है? राइट आंसर ऑप्शन डी है ऑन डिमांड लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म। पोर्टर जो कि एक ऑन डिमांड लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म है, इसने $200 मिलियन हाल ही में रेस किए हैं सीरीज एफ राउंड में, और इंडिया का यूनिकॉर्न ये बन गया है। इसकी वैल्यूएशन 1.1 से 1.2 बिलियन यूएस के बीच में आकी जा रही है अब, और 2025 में दूसरा यूनिकॉर्न है भारत से, इससे पहले नेट्रोडाइन बना था। द इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर एंड विच स्टेट साइंड 2 MOUs टू प्रमोट एंड एक्सेलरेट कमर्शियल स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर? भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र और किस राज्य ने वाणिज्यिक अंतरिक्ष बुनियादी ढांचा को बढ़ावा देने के लिए 2 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन बी है कर्नाटक। इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर यानी कि इन स्पेस और कर्नाटक का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने 2 MOUs साइन किए हैं, जिसके जरिए राज्य में कमर्शियल स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट और एक्सीलरेट किया जाएगा। 1 MOU is for establishing a center of excellence for space technologies in Bengaluru, and other for setting up a public-private space manufacturing park for launch vehicle production. Which Japanese bank has entered into an agreement to acquire a 20% stake in Yes Bank? किस जापानी बैंक ने यस बैंक में 20% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए समझौता किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन। सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन ऑफ जापान ने एग्रीमेंट साइन किया, जिसके तहत यस बैंक में 20% स्टेक एक्वायर किए जाएंगे 13,483 करोड़ रुपए की वैल्यू से। तो 13.19% स्टेक तो इसने SBI से लिए हैं 8,889 करोड़ रुपए में। 6.81% लिए इसने एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, फेडरल बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, IDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक से। फिर भी SBI जो है 10% ज़्यादा इसमें अभी भी होल्डिंग रखेगा अपनी। मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यस बैंक के प्रशांत कुमार है। द संचारी कावेरी ऐप वॉज लॉन्च्ड फॉर रेजिडेंट्स ऑफ विच इंडियन सिटी? संचारी कावेरी ऐप किस भारतीय शहर के निवासियों के लिए लॉन्च किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है बेंगलुरु। बेंगलुरु के रेजिडेंट्स अब ड्रिंकिंग वाटर टैंकर्स बुक कर सकते हैं मोबाइल ऐप पर ही। तो बेंगलुरु वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड ने संचारी कावेरी एप्लीकेशन लॉन्च की है, जिसके जरिए ड्रिंकिंग वाटर टैंकर प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही सरला कावेरी भी लॉन्च किया है, जिसके जरिए आप कावेरी वाटर कनेक्शन भी ले सकते हैं।